be using mostly English. Right? So it will not be pure English. It will not be pure Hindi. It will be like kind of combination of Hindi and English. So is there anyone who is not comfortable with that? Because if there is one, then obviously I'll have to switch on into English only. नो सर, हिंदी इज ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कंटेंट डिस्कस कर लेता हूँ कि करने क्या वाले हैं, राइट? इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आप लोगों का। वैसे आप लोगों के पास कंटेंट ऑलरेडी आ गया होगा, बट स्टिल आई टेक यू ऑल थ्रू द कंटेंट फर्स्ट। तो उसके लिए सिंपली हमें सबसे पहले वही cisco.com पे जा करके, आप लोग बाद में भी देख सकते हो, एक बता देता हूँ कहाँ से आप ये चेक करेंगे एस टी वन वाला कंटेंट। तो इसमें आप cisco.com पे जाके लर्न में जाना, देन सर्टिफिकेशंस एंड देन ब्राउज ऑल सर्टिफिकेशन कर लेना इसमें। एंड देन इसमें CCNP लेवल की सर्टिफिकेशंस के लिए सर्च करना आप, जैसे CCNP एंटरप्राइज, उसमें आपको एस टी वन दिखाई देगा, राइट? तो CCNP एंटरप्राइज के अंदर एक तो कोर एग्जाम रहेगा आपका, और उसके अलावा अगर आप देखोगे एंड ट्रेनिंग्स में जाना होगा यहाँ पे, और फिर इसको ऑप्शन देना चाहिए यहाँ कहीं तो, ठीक है? ये रहा, देखिए, ENSTWI। तो इम्प्लीमेंटिंग सिस्को एस टी वन सोल्यूशन, ये एक डेडिकेटेड एग्जाम है CCNP में, विच इज बेस्ड ऑन एस टी वन टेक्नोलॉजी। तो इसके टॉपिक्स की अगर आप बात करोगे, एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम डिटेल्स। यहाँ से आप रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप एस टी वन ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। तो टोटल जो आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। तो अगर आप देखोगे, टोटल 6 सेक्शंस आपको विजिबल होंगे। तो सेक्शन 1 2 3 4 5 6, राइट? तो वन की अगर आप बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ सिस्को एस टी वन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि आप सीखोगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एस टी वन में, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर। एंड वंस यू आर डन विद द आर्किटेक्चर, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट की बात स्टार्ट करेंगे, डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि सबसे पहले कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद सेक्शन 3 में हम वैनेज राउटर्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। देन हमारा यहाँ पे टेम्पलेट्स भी आ जाएगा। ये सेक्शन 3 की बात करेंगे ना, तो सेक्शन 3 में सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही नहीं है, उसके अलावा टेम्पलेट्स भी आ जाता है, OMP आ जाता है। तो OMP एक नया प्रोटोकॉल है जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया। सिस्को ने नहीं किया ओरिजिनली, वेबटेलर ने किया था। अभी आऊंगा, वो हिस्ट्री की भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। बट अभी के लिए अगर आप बात करोगे, तो OMP इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, और वो यूज होता है सिस्को एस टी वन के अंदर। फिर अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगर टी लॉक्स, मतलब ये टेलॉक एक टर्मिनोलॉजी है, बाद में डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट्स भी यहीं पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो टेम्पलेट्स की हेल्प हेल्प से होगी। You will be creating configuration templates, and then you will be attaching devices to those configuration templates, and then this is how you are going to push the configuration onto your devices. Templates कैसे create करेंगे, right? Devices को attach कैसे करेंगे, detach कैसे करना होगा, वो सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है मल्टीकास्ट राउटिंग के सपोर्ट का। तो वो देखेंगे कि जो सिस्को एस टी वन है, क्या वो मल्टीकास्ट राउटिंग को सपोर्ट करता है, और करता है तो कैसे करता है, राइट? तो वो देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो थोड़ा प्रोफाइल्स हैं, थोड़े वर्क फ्लोज का डिस्कशन है, खाली ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स होते हैं, या फिर फीचर प्रोफाइल्स होती है, वर्क फ्लोज होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा सेक्शन 4 जब स्टार्ट होगा, तो इट इज ऑल अबाउट लाइक राउटिंग आप ऊपर कर चुके हो, राउटिंग इज नाउ कंप्लीटेड। बट उसके बाद अगर आपको कुछ पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसीज में क्या होता है, जैसे राउट फिल्टरिंग आपको करना है, या फिर डेटा पॉलिसीज में आ जाएगा। कंट्रोल पॉलिसी में मेनली राउट फिल्टरिंग का ही रहेगा, और वो VPNs बनते हैं एस टी वन के अंदर ना, साइट्स के बीच में, और वो ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होते हैं। तो उन VPNs को कंट्रोल करना, या राउट एक्सचेंज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द कंट्रोल पॉलिसीज। फिर उसके बाद डेटा पॉलिसी आ जाता है। जैसे आपने पहले किया था ना ट्रेडिशनली, जो कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया होगा शायद, PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, शायद इंप्लीमेंट किया होगा या सुना होगा। तो एक पहले पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हुआ करता था, और उसमें आपने देखा था कि एक ट्रैफिक मैच कराते थे राउट मैप के अंदर आप, और ACL यूज करते थे कि सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये, तो राउट मैप में जाकर के एक्शन ले लेते थे कि आई विल सेंड दिस ट्रैफिक थ्रू दिस इंटरफेस और दैट इंटरफेस, जो भी है, ठीक है? बट दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ द डेटा पॉलिसी। तो वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा आपका। अब यहाँ पे जो डेटा पॉलिसीज है ना, वो काफी एडवांस्ड हैं। तो एडवांस की जब हम बात करते हैं, मतलब इसमें एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी आ जाता है। अब आजकल के जो ये जो एस टी वन के राउटर्स होते हैं ना, दे डू सपोर्ट एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है
लेट्स से यू हैव गॉट टू सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जरूरी नहीं होता दो इंटरनेट कनेक्शन हो, वो दो एमपीएलएस भी हो सकते हैं, या एक इंटरनेट एमपीएलएस भी हो सकता है, या दो इंटरनेट एक एमपीएलएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट हाइपोथेटिकली लेट्स से यू हैड टू इंटरनेट कनेक्शंस। अब अगर आपके पास दो इंटरनेट कनेक्शन है, देर आर टू इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन एट योर वन ऑफ योर साइट। तो उसमें कई बार रिक्वायरमेंट ऐसे आएंगी कि यूट्यूब का ट्रैफिक टाटा से जाना चाहिए, या फिर फेसबुक का ट्रैफिक एयरटेल से जाना चाहिए, एंड इट कुड बी एनी, मतलब एप्लीकेशन तो कोई भी हो सकती है ना। तो वैसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कई बार आपके पास कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग करानी होगी, एंड दीज राउटर्स डज सपोर्ट फॉर एप्लीकेशन राउटिंग, तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अस कि यहाँ पे इनके पास एप्लीकेशन अवेयरनेस होती है, राउटर्स के पास में है। राउटर्स कैन रीड द एप्लीकेशन डेटा एंड देन यू कैन बिल्ड द पॉलिसीज अकॉर्डिंगली, कि ठीक है, आप इसी एप्लीकेशन का डेटा आप यहाँ से लेके जाएंगे या वहां से लेकर के जाएंगे, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, ये आ जाएगा। उसके अलावा डीआईए होता है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, इसको स्प्लिट टनल भी आप बोल सकते हो। जैसे होता है ना आपका सिस्को एनी कनेक्ट में आपने सुना होगा, राइट? तब हम सिस्को एनी कनेक्ट रिमोट एक्सेस वीपीएन का एक्सेस देते हैं अपने लोगों को, राइट? जैसे मान लीजिए मैं अभी रिमोट एक्सेस वीपीएन को कनेक्ट हो जाता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें वीपीएन्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक हमेशा कॉन्सेप्ट आता रहा है पहले से ही, स्प्लिट टनलिंग का, वैसा ही कुछ है ये डीआईए। अब आइडियली होता क्या है, जैसे आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, टॉप में जब आप रिमोट एक्सेस से कनेक्ट होंगे कुछ इस टाइप से, तो आप राउटिंग टेबल देख सकते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये राउट डिटेल्स में गए, तो इसमें अगर आप देखोगे सिक्योर्ड राउट, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ इन सबनेट्स के लिए ट्रैफिक आपका वीपीएन से जाएगा, बाकी तो सीधे निकल जाएगा डायरेक्ट। तो यही है आपका डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, अगर हम रिमोट एक्सेस वीपीएन की बात करें, क्योंकि सिर्फ ये सबनेट्स का ट्रैफिक आपका आपका कहाँ पे जाएगा, आपके रिमोट एक्सेस वीपीएन के थ्रू जाएगा, ये सिक्योर्ड राउट्स हैं आपके, राइट? बाकी पूरा ट्रैफिक आपका सीधे इंटरनेट पे निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्प्लिट टनलिंग, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। अब ये तो हो गया रिमोट एक्सेस वीपीएन के परस्पेक्टिव से। सेम हम SD-WAN में भी कर सकते हैं। लाइक एक ब्रांच है, अब आइडियली ब्रांच से आपका पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो डीसी में बैकहोल होता है आइडियली। जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो यही होता है कि आपका जो रिमोट साइट का डेटा रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, वो बैकहोलिंग होगी उसकी डीसी के अंदर, राइट? और जब एक बार ये बैकहोल होगा डीसी में, तो अब ऑब्वियसली कई बार चैलेंजेस आते हैं। इफ यू आर बैकहोलिंग ईच एंड एवरी ब्रांच इंटरनेट ट्रैफिक इनटू डीसी, तो एक तो डेटा सेंटर में आपको पाइप, इंटरनेट पाइप जो है उसका बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, उसके अलावा आपके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आएंगे, फायरवॉल के ऊपर लोड ज्यादा जाएगा, लेटेंसी के कंसर्न्स आते हैं एप्लीकेशन में, राइट? जैसे ऑफिस 365 है, राइट? तो वहाँ लेटेंसी के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है जो आप ये ऑनलाइन मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, लाइक वेबएक्स या फिर जूम या फिर टीम्स वगैरह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, तो हो सकता है कॉल्स में भी आपको थोड़े इश्यूज आए। उसके लिए फिर हम क्या इनेबल करते हैं ब्रांचेस में, कि अगर ब्रांच को किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब को एक्सेस करना है, आजकल लोग एचडी में वीडियो देखते हैं, राइट? यूट्यूब में। So if people are watching videos on YouTube in HD, तो सोचिए how much of bandwidth they would require to watch that video, ठीक है? अब या तो ब्लॉक कीजिए आप, डीआईए की मैं बात कर रहा था, तो उस केस में आप यूट्यूब का ट्रैफिक है, ठीक है, इसको अब हम डीसी नहीं लेकर के जाएंगे, इसको डायरेक्टली इंटरनेट पे सेंड कर देते हैं। स्प्लिट टनलिंग हम एक फीचर, स्प्लिट टनलिंग नहीं बोलते हैं यहाँ पे, डीआईए बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, बट इट इज somewhat it is or I would call it स्प्लिट टनलिंग, ठीक है? टेक्निकली इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द स्प्लिट टनलिंग, जो मैंने अभी आपको रिमोट एक्सेस वीपीएन में दिखाया था, वो वैसे ही यहाँ पे डीआईए में काम होता है, राइट? तो आइडियली आपका बैकहोलिंग ही होगा, मतलब ट्रैफिक आप पूरा बैकहोल कराओगे डीसी में, बट उसके साथ साथ आप बता सकते हो कि फॉर दिस सेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप एक एप्लीकेशन लिस्ट बना सकते हो, और फिर वो उस सेट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए आप डीआईए इनेबल कर सकते हो कि सीधे इंटरनेट पे निकल जाए, हमें नहीं जाना डीसी में, राइट? बट उस केस में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है ब्रांच में। अब ऐसा मत बोलना कि खाली एमपीएलएस लिया हुआ है ब्रांच में और फिर भी आपने क्या करा दिया, डीआईए करा दिया, नहीं, दैट्स नॉट गोना पॉसिबल। तो इंटरनेट तो होना ही चाहिए, ये है आपका पॉलिसीज के अंदर। सेगमेंटेशन भी ये सपोर्ट करता है, वीआरएफ यूज होती है इसमें, राइट? वैसे वीपीएन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे वीपीएन सेगमेंटेशन डाला हुआ है, बट यहाँ पे
वीपीएन का मतलब वीआरएफ से होता है। तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वीआरएफ यूज कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट भी नहीं बोलूंगा, या डिफरेंट नेटवर्क्स में बोल सकता हूँ। कई बार होता है ना हमारे नेटवर्क में, या एंटरप्राइज नेटवर्क की अगर हम बात करें, राइट। तो एंटरप्राइज नेटवर्क में एक तो कॉर्पोरेट नेटवर्क रहेगा जहां पे आपके सभी कॉर्पोरेट यूजर्स कनेक्टेड होंगे, दैट्स वन थिंग, राइट। दूसरा क्या रहेगा कि हो सकता है कि आपने गेस्ट के लिए अलग से एक नेटवर्क बिल्ड किया हो, राइट। हर एक ब्रांच में गेस्ट के लिए अलग से नेटवर्क बना के रखा है, तो उसके लिए एक वीपीएन अलग से रख सकते हो आप सेगमेंटेशन पर्पस के लिए। कई बार कंप्लाइंस भी आपको फॉलो करना होता है, जैसे पीसीआई कंप्लाइंट हो गया, या फिर हिप्पा अपने आप में हो गया। तो वो नेटवर्क आपको अलग से बिल्ड करना होता है। तो उसके लिए आप क्या डिफरेंट वीआरएफ बना सकते हो कि कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए एक डिफरेंट वीआरएफ है, और फिर आपके गेस्ट के लिए एक डिफरेंट वीआरएफ यूज कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद जो कंप्लाइंट वीपीएन है आपका, हो सकता है वो तो डिपेंड करेगा। अगर फाइनेंशियल बेस्ड कोई कस्टमर है, फाइनेंस बेस्ड कस्टमर है, तो फिर वो पीसीआई कंप्लाइंट हो सकता है, राइट। और अगर कोई हेल्थ बेस्ड कस्टमर होगा तो उसको हिपा कंप्लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो नेटवर्क अलग से बिल्ड कर सकते हैं, राइट, वीआरएफ अलग बना सकते हैं उसके लिए। और ये एंड टू एंड सेगमेंटेशन सपोर्ट करता है, एंड टू एंड, राइट। इसका मतलब इंट्रा वीआरएफ कम्युनिकेशन अलाउड होगा बाय डिफॉल्ट। इंटर वीआरएफ कम्युनिकेशन, या जिसको हम बोलेंगे इंटर वीपीएन, वो होगा ही नहीं। टोपोलॉजीज, बाय डिफॉल्ट फुल मैच टोपोलॉजी बनती है सिस्को एसडी वैन में बिटवीन ऑल ऑफ योर साइट्स इंक्लूडिंग डेटा सेंटर्स। तो बाय डिफॉल्ट तो फुल मैच रहेगा, बट आप उसको हब एंड स्पोक या फिर पार्शियल मैच वैसा आप बना सकते हो। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टोपोलॉजीज को बिल्ड कर सकते हो, राइट। बट जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है सिस्को में वो फुल मैश का ही रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये पॉलिसी सेक्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये डिजाइन जो लैंग्वेज होती है ना आपकी, वो यहाँ पे दिखाई देती है कि आपने क्या इंप्लीमेंट किया। इधर तक तो ये सब नॉर्मल है, ये तो वैसे ही है जैसे पहले से आप करते आ रहे हैं ना, ये सब कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल, वो तो सब पहले जैसा ही रहेगा। बट पॉलिसीज विल प्ले मेजर रोल हियर, क्योंकि यहीं से आपका डेटा फ्लो डिसाइड होगा। तो होता ही है वैसे मोस्टली वन टाइम जो भी है, मतलब एक बार जब आप पॉलिसी बना देते हो तो बन जाती है पॉलिसीज। उसमें डेली बेसिस पे चेंजेस नहीं करने होते। इट्स नॉट लाइक फायरवॉल, जैसे फायरवॉल पे डेली कुछ ना कुछ आपको ओपन करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, वैसा नहीं है। आइडियली ये मतलब कभी कभी आप टच करोगे पॉलिसीज को, कभी कभी ऐसा होगा कि हाँ पॉलिसी चेंज करने की जरूरत होगी, बट एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट वो टाइम पे आपको डिजाइन करना पड़ेगा पॉलिसीज को बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू गेट देम क्रिएटेड, राइट। अच्छा, पॉलिसीज में एक और सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन 5। और उसमें आपका मेनली सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस है, दो चीजें हैं। अब दोनों ये पॉलिसीज ही होती हैं, एक सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं और दूसरा क्यूओएस पॉलिसी है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करोगे तो इसमें आपका आ जाता है जैसे एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल है, आपका आईपीएस है, यूआरएल फिल्टरिंग, ऐप एसएसएल टीएलएस प्रॉक्सी, ट्रस्ट सैक, राइट। उसके अलावा इंटीग्रेशन आ जाता है कि बस इसको अम्ब्रेला के साथ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे आप एसटीवैन का, तो वो आ जाता है, राइट। अब ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो सर्विस इंसर्शन है, बाकी ये डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। बट हम यहाँ पे एप्लीकेशन अवेयर एंटरप्राइज फायरवॉल का लैब करेंगे, आईपीएस का लैब करके दिखाऊंगा, यूआरएल फिल्टरिंग का लैब करके दिखाऊंगा। एम्प में बेसिक लैब होगा, बिकॉज थ्रेड ग्रिड भी यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट वी डू नॉट हैव सब्सक्रिप्शन टू द थ्रेड ग्रिड। तो वो आप थ्रेड ग्रिड को यूज नहीं कर पाएंगे, बाकी चीजों को आप परफॉर्म कर सकते हो। एसएसएल डिक्रिप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो, राइट। और ये सबका सब कुछ ना राउटर पे ही होता है, जो आपके राउटर्स है ना, बिकॉज अल्टीमेटली मैनेज राउटर्स को ही तो सिस्को एसडीवैन में आप मैनेज करेंगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स आप एक राउटर पे इनेबल करा सकते हो, बट उसके लिए फिर से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, इंटीग्रेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन कराना है ना सिस्को एसडीवैन का विद योर सिस्को अम्ब्रेला, राइट। सिस्को अम्ब्रेला क्या है, इट्स लाइक अ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन विच सिस्को ऑफर्स टू देयर कस्टमर्स। तो उसमें क्या है कि पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है ये, जिसमें कि एक तो प्रॉक्सी आ जाता है, इससे एक सिक्योर इंटरनेट गेटवे, राइट। और दूसरा एक डीएनएस लेयर सिक्योरिटी मिल जाती है आपको, डीएनएस सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। सिस्को इसको फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी बोलता है, राइट। तो ये इसके साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाउ यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन डन बिटवीन योर सिस्को एसडीवैन इंफ्रा विद योर सिस्को अम्ब्रेला। और जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सिस्को अम्ब्रेला के साथ ही इंटीग्रेशन करें। कई बार जी स्केलर भी आप यूज करेंगे तो जी स्केलर के साथ भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, काफी आसान इंटीग्रेशन है। और बाकी जो
अगर किसी दूसरे वेंडर का भी क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप चीजें मतलब आप इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, बट वो थोड़ा सा वो लेंथी होता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा फिर आप लोगों के लिए। बट सिस्को अम्ब्रेला और जी स्केलर के साथ इंटीग्रेशन इज सो इजी, बिकॉज कुछ ही स्टेप्स हैं जो दैट यू नीड टू टेक, बाकी तो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। और उसके बाद ये पूरा क्वालिटी ऑफ सर्विस है। तो अगर आप देखोगे क्यूओएस में ये सब पुराना ही तो है, शेड्यूलिंग पहले से करते आए हैं हम ट्रेडिशनली, क्यूज भी बनाते थे। अच्छा, एसडीएन में अब थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम 8 क्यूज ही बनती हैं यहाँ पे। जैसे पहले हम अप टू 64 क्यूज बना सकते थे ना राउटर्स पे, वैसा अब नहीं होता। अब यहाँ पे मैक्सिमम 8 क्यूज आप बना सकते हो। शेपिंग है, बट शेपिंग में भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे पहले तो क्या था कि वी कुड कॉन्फ़िगर शेपिंग ऑन पर क्यू बेसिस, बट अभी यहाँ पे क्या है कि आप शेपिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एट इंटरफेस लेवल ओनली, कि आप इंटरफेस पे पूरे ओवरऑल इंटरफेस के ऊपर शेपिंग आप लगा सकते हो। हाँ, पॉलिसिंग इज गुड, यहाँ पे आप पर एप्लीकेशन भी लगा सकते हो पॉलिसिंग। और वही एक डिफरेंस रहेगा शेपिंग और पॉलिसिंग में यहाँ पे, कि शेपिंग सिर्फ इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे ओवरऑल ट्रैफिक के लिए, whereas policing can be configured for an application along with if you wanted to get it applied on the interface। तो आप ओवरऑल इंटरफेस पे भी पॉलिसिंग लगा सकते हो, बट आप उसको पर एप्लीकेशन भी रख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा मार्किंग तो होगी, अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस है तो मार्किंग तो होगी ही, राइट। विदाउट मार्किंग तो आप सोच ही नहीं सकते। फिर इसमें पर टनल एक क्वालिटी ऑफ सर्विस का, एडेप्टिव क्वालिटी ऑफ सर्विस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टीसीपी ऑप्टिमाइजेशन है, डेटा रिडंडेंसी एलिमिनेशन है, पैकेट डुप्लीकेशन है, फैक है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस का ही पार्ट है ये भी। उसके अलावा लास्ट सेक्शन है जो कि मेनली ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसमें आप चीजें देखते हो कि हाउ ऑथेंटिकेशन इज हैपनिंग, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कराएंगे आप वी मैनेज से, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। रेस्ट एपीआई का सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन से रेस्ट एपीआई ये सपोर्ट करता है, और मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली कि कौन से रेस्ट एपीआई ये एपीआई कॉल्स आप कर सकते हो यहाँ पे। तो रेस्ट एपीआई सपोर्ट करता है सिस्को एसडी1, दैट इज अ गुड थिंग। और इसका जो बड़ा एडवांटेज मिलेगा आपको वो इंटीग्रेशन के टाइम पे मिलेगा। लाइक यू हैव गॉट सम थर्ड पार्टी टिकटिंग टूल सच एज सर्विस नाउ, और सर्विस नाउ को आपको एसडी1 के साथ इंटीग्रेट करना है, बिकॉज आई वांट कि अगर मेरे इंफ्रा में कोई इंटरफेस डाउन होता है तो आई आई जस्ट वांट सर्विस नाउ टू रेज ए टिकट अगेंस्ट दैट, राइट, इमीडिएटली। तो उसके लिए फिर एसटीपी आप यूज करोगे टू इंटीग्रेट योर सर्विस नाउ विद सिस्को एसटी में। तो वो मैं आपको बताऊंगा, इंटीग्रेशन नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज समथिंग डन बाय सम बाय अदर पीपल। आपको तो खाली एपीआई बताना होता है कि वी मैनेज पे देखिए ये एपीआई कॉल कराना है आपको ये काम के लिए, राइट। बाकी दूसरे ही लोग उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइक अगर सर्विस नाउ को इंटीग्रेट करना है तो सर्विस नाउ इंजीनियर होगा ना, वो विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटीग्रेट सर्विस नाउ विद सिस्को एसडीएन। आपको खाली एपीआई बताना है उसको कि ये एपीआई आपको यूज करनी है। डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इमेज मैनेजमेंट फ्रॉम वी मैनेज, ठीक है। तो जो अपग्रेडेशन है डिवाइसेस का वो भी आप देखोगे कि किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल टोटल अगर आप देखोगे तो 6 मॉड्यूल्स हैं, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 1 महीना और 1 वीक, और मतलब एडिशनल मतलब 5 वीक्स के आसपास आप मान के चलिए ओवरऑल इस ट्रेनिंग को लग जाएंगे कंप्लीट होने में। तो मान के चलिए उतना कम से कम मतलब 5 वीक्स आप मान के चलिए उतना टाइम आपको देना होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी डाउनलोड भी कर सकते हो आप ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। तो ये सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसटी1 के अंदर, ठीक है। अभी अगर टॉपिक्स को लेकर के किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल आई हैड। सर, वो जो डिस्क्राइब वाले लाइन्स है, डज दैट मीन इट विल बी ओनली थियरी एंड विल नॉट बी एज प्रैक्टिकल इन पर सीसीआई सिस्को, एग्जाम? एज पर सिस्को यस। अच्छा, सीसीआई में तो ओके। इतना भी एसटी1 नहीं है। अगर आप सीसीआई का कंटेंट निकालेंगे ना तो वहां पे तो एसटी1 बड़ा बेसिक सा एसटी1 दिया हुआ है इन्होंने, वो पूरा एसटी1 नहीं रखा वहां पे इन लोगों ने। वैसे वो एक्सपेक्ट ओके। करते हैं ना वहां पे कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सीसीआई एग्जाम तो सीसीएनपी तो किया ही होगा ना। तो अगर सीसीआई में टॉपिक्स नहीं है डज नॉट मीन कि दे कैन नॉट आस्क यू द क्वेश्चंस, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग कि यू आर ऑलरेडी सीसीएनपी, राइट। और सीसीएनपी में आपने एसटी1 किया है तो दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन इन योर एग्जाम। तो इसीलिए मैं जब भी एसटी1 की ट्रेनिंग लेता हूं तो आई डोंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एसटी1 एज पर द सीसीआई लैब एग्जामिनेशन, मैं वो सीसीएनपी में ले जाता हूँ वापस घुमा के, राइट।
क्योंकि सीसीएनपी में ही है कंप्लीट SD WAN। Okay, got it. चलिए, तो अब लेकिन नेक्स्ट, लैब में नहीं रहेगा, राइट? लैब में है ना SD WAN। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो मतलब जितना सिलेबस लैब का है, हाँ उतने उतना। सिलेबस से हाँ लैब उतना ही लैब में रहेगा, राइट? लैब में वो दूसरा जो एग्जैक्टली, सपोज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उतना ही सिलेबस रहेगा, बट सिस्को को आप कुछ बोल नहीं सकते, भले ही उसने आउटसाइड ऑफ दैट कंटेंट क्वेश्चन पूछ ली हो। आप वहां बैठे भी रहेंगे, प्रॉक्टर को बोलोगे ये कंटेंट में नहीं है, सीसीआई को कहेगा मैं क्या करूँ इसमें। दे डोंट लिसन टू यू। तो कई बार होता है कि जो टॉपिक्स में नहीं, जो लिस्ट में नहीं होते हैं टॉपिक्स, कई बार उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि उसके बाहर नहीं आ सकता, आ सकता है। ओके मतलब पॉसिबिलिटीज हैं और आया है पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है ऐसा। ओके, लेट्स गो। है ना। अब बात करते हैं SD WAN की। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, तो SD WAN की बात करेंगे, बट उससे पहले ना एक टर्मिनोलॉजी और आई थी मार्केट में, और लोग बड़े, मतलब हम जैसे लोग जो थोड़े पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम किया था, जिन लोगों ने, आप में से भी, क्योंकि मेजोरिटी तो वही है, 15 16 17 18 साल एक्सपीरियंस। जब हमने करियर स्टार्ट किया था ना, तो उसके थोड़ा सा टाइम बाद, मतलब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013 14, है ना, 13 के आसपास, 13 के आसपास, 14 के आसपास ही SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया था वही टाइम पे। राइट, कि SDN आ रहा है, SDN आ रहा है, नौकरी खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा, ऐसे ही होती थी उस समय पे बातें। ऐसा खैर हुआ नहीं, बट अब बात कर रहे हैं SDN की, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की। तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो हमें समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इसमें क्या होता है बेसिकली, आप SDN को कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग भी बोल सकते हो, और इनफैक्ट मैं कई बार इसको कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग ही बोलता हूँ, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। तो कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग का मीनिंग होगा कि आपके पास एक कंट्रोलर रहेगा, और जहां से आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे, आप उसको मॉनिटर करेंगे, या उसको यहाँ से बैठे बैठे आप उसको ट्रबल शूट करेंगे। मतलब यहाँ से आप कुछ तो मैनेज कर रहे हैं नेटवर्क को, एक कंट्रोलर से, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर से। अभी तक क्या होता था, मतलब जो हम लोगों ने किया, और इनफैक्ट आज भी कई बार करते हैं, मान लीजिए आपको 10 राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट, 10 राउटर्स के ऊपर। तो आप आइडियली एक एक राउटर पे जा करके लॉग इन करेंगे, एंड देन यू विल पेस्ट योर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट, क्योंकि डिजाइन वगैरह तो पहले ही बन जाता है ना, कॉन्फ़िगरेशन पहले से रेडीली हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हम तो बस चेंज के टाइम पे खाली कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट यही करते हैं। वही करोगे आप, कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट। तो सभी राउटर्स पे जा करके आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा मैनुअली, राइट। अब यही अगर आप मान लीजिए एक पाइथन से आपने एक स्क्रिप्ट रन कराई, पाइथन में आपने एक एप्लीकेशन बनाया, राइट, और उसमें कॉन्फ़िगरेशन को आपने यहाँ से पुश कराया, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा ऑन ऑल योर 10 राउटर्स, राइट। और हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, राइट, इतना भी नहीं लगेगा, 2 to 3 मिनट्स भी ज्यादा है, हो सकता है उससे कम ही ले, वैसे वो कई बार डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस क्या है वो सिस्टम की, जहाँ पे आपने ये पाइथन कोड को रन कराया, उसके अलावा नेटवर्क में कितना क्विकली वो 10 राउटर्स पे लॉग इन कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ से आप हार्डली 2 से 3 मिनट्स में ये कॉन्फ़िगरेशन पुश करा सकते हैं। अब ये क्या है, आपका कंट्रोलर, तो इसी को हमने क्या बोला, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग। और चैलेंजेस बहुत है हमारे पास, मतलब अगर आप ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करेंगे ना, मतलब अभी तो मैं SD WAN पे गया नहीं हूँ, बट SDN से मैंने स्टार्ट किया है। मैं आपको बताऊंगा SD WAN क्यों आया और क्या क्या चैलेंजेस थे, और बहुत सारे डिस्कस करेंगे, और आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस किए होंगे, मोस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने, तो वो देखेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। बट SDN की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग या कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, तो SDN के अंदर अगर हम सिस्को की बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन आते हैं अंडर SDN। एक तो है आपका SD WAN जो आप यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। और एक इनका आता है SDA, राइट। उसमें DNA सेंटर की आप बात कर सकते हो, DNAC की बात कर सकते हो, और एक थर्ड आपका आएगा ACI, सिस्को ACI, राइट, जो कि DC के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, नेक्सस स्विचेस के साथ ही यूज कर सकते हो आप उसको, राइट। तो ये 3 अलग अलग सोल्यूशन आते हैं, सिस्को के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेंडर स्पेसिफिक हो गया, मैं SDN एक जनरल SDN टर्मिनोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग होगी इसमें, और इसमें 3 अलग अलग सोल्यूशंस आते हैं सिस्को में, एक SD WAN हो गया, और एक SDA हो गया, या DNAC DNA सेंटर आप जिसमें यूज करेंगे, और एक सिस्को ACI हो गया जो कि डेटा सेंटर्स में आप यूज करेंगे।
तो ये तीन ही चीजें हम यूज भी करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये तीन ही चीजें यूज होती हैं आइडियली किसी भी इंफ्रा को बिल्ड करने के लिए। भाई एक तो एंटरप्राइज नेटवर्क हो गया आपका, मतलब ब्रांच स्विचेस हो गए है ना, या ब्रांच राउटर्स हो गए, WLC हो गया, आइस हो गया, एपीस हो गए। तो उसके लिए इन्होंने बनाया डीनैक कि आप यहां से मैनेज कीजिए। SD वैन, ये वैन फेसिंग राउटर्स के लिए है, कि जो आपके वैन फेसिंग राउटर्स होंगे ना वो SD वैन में आ जाएगा। और ये DC हो गया, तो यही तो होता है बस। भाई ब्रांचेस हो गई, आपका वैन हो गया, और लास्ट में ये डेटा सेंटर हो गया आपका। और यही तो होता है, किसी भी अगर कस्टमर की बात करेंगे आप, उसके पास डेटा सेंटर्स होंगे, उसके पास ब्रांचेस होंगी, और ब्रांचेस से वैन कनेक्टिविटी के लिए वो वैन फेसिंग राउटर्स भी रखता है, जिसको CE बोलते थे अभी तक ना कस्टमर। अगर आप एक एंटरप्राइज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कस्टमर एज राउटर बोलते थे हम उसको, जिसपे आप वैन कनेक्शंस को टर्मिनेट कराते हैं। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी है। तो SDN के अंदर ये तीन अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। सिस्को की अगर आप बात करेंगे पर्टिकुलरली, राइट, तो SD वैन आ गया, STA आ गया, और सिस्को ACI। तो STA मतलब ये लेन ऑटोमेशन है, लोकल एरिया नेटवर्क ऑटोमेशन। इसमें कैटलिस्ट स्विचेस को आप मैनेज करते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट स्विचेस को, राइट। वैसे नेक्सस वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, लिमिटेड फंक्शनैलिटी वहां पे भी रहती है, बट मेनली ये किसके लिए बना है, कैटलिस्ट सीरीज ऑफ स्विचेस के लिए। और जो ACI है दैट इज फॉर नेक्सस स्विचेस। बाकी यहाँ पे आप DNA सेंटर के अंदर नॉट ओनली कैटलिस्ट स्विचेस, बट आप नॉर्मल जो राउटर्स होते हैं, WLC होता है, आइस इंटीग्रेट करा के छोड़ सकते हो, एपीस को डिस्कवर कराओगे, तो उन सबके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से पुश कर सकते हैं। इसमें भी आप DNA सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट बना करके वो सारी चीजें पुश करा सकते हैं। ये हो गया लेन ऑटोमेशन से रिलेटेड। ये आ गया आपका वैन फेसिंग, जिसको आप CE राउटर्स बोलते थे, और एक ACI। तीन अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं। तो जो हम कवर करने वाले हैं ट्रेनिंग में दैट इज जस्ट SD-WAN। ये वाला एक पार्ट होगा, एक पोर्शन होगा SDN का। सिस्को SDN की अगर हम बात करें, तो सिस्को की अगर आप बात करोगे पर्टिकुलरली, तो इसमें हम सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं, राइट। SD-WAN वाला पोर्शन कवर करेंगे। अब SD-WAN की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब SD-WAN क्या कर रहा है यहाँ पे सिस्को में, वो आपको समझने की जरूरत है। मैं एक ट्रेडिशनल नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उसके फिर प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, और तब समझ में आएगा आपको कि यहाँ SD-WAN की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, ट्रेडिशनली अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक DC 1 है, एक DC आपका 2 है, मान लेते हैं एक DC एक DRDC, ऐसा मान लीजिए, ये दोनों एक्टिव एक्टिव में काम कर रहे हैं। अब आइडियली आपके पास MPLS प्रोवाइडर होता था पहले, जैसे MPLS 1 हो गया एक आपके पास, और एक MPLS 2 हो गया, दो दो MPLS प्रोवाइडर्स रहेंगे इन मोस्ट केसेस। मतलब ऐसे ही होता था। अब देखिए, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी भी करेगा डिजाइन, बट एक जेनरिक डिजाइन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर एक ISP रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन आप DC 1 में भी टर्मिनेट करा दोगे, और एक ISP से इधर भी, मतलब एक DC 2 में इंटरनेट कनेक्शन आप टर्मिनेट करा देंगे, राइट। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप कनेक्शंस रखेंगे दोनों DCs में, ऐसे। फिर यहाँ पे ब्रांचेस होंगी, राइट, जैसे ब्रांच 1, तो ब्रांच 1 को भी MPLS 1 MPLS 2 दोनों से, राइट। और ब्रांच 2 MPLS 1 MPLS 2 दोनों से, ब्रांच 3 ऐसे, मतलब आप बना सकते हो। अब कितना ही बनाएंगे, ब्रांचेस का मीनिंग अब आप समझ चुके हो, राइट। अच्छा, अभी कोई कोई ब्रांच क्या होगी, सिर्फ इंटरनेट ब्रांच रहेगी, राइट, कि एक ब्रांच 5 थी जहां पे सिर्फ क्या था, इंटरनेट कनेक्शन, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन था, राइट। तो वहां पे हम या तो साइट टू साइट VPN यूज करते हैं, राइट, यही होता है ना, या फिर हम DMVPN यूज करते थे सिस्को का। अब DMVPN तो प्रोप्राइटरी है ना सिस्को का, वो सिस्को पे ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी तो साइट टू साइट VPN ही सपोर्ट करेंगे बाकी वेंडर्स, राइट। तो वो डिपेंड करेगा कि डिवाइसेस आप कौन से यूज कर रहे थे वो टाइम पे। बट नेटवर्क ऐसे ही कुछ बिल्ड होता था पहले, कुछ और तो नहीं था ना, मतलब ऐसा ही था ना कुछ कुछ ट्रेडिशनली। अब यहाँ पे कस्टमर एज राउटर रखे हुए हैं, या ना, ये कस्टमर एज तो होंगे ना जहाँ पे टर्मिनेट कराएंगे आप, इधर भी ब्रांचेस में भी कस्टमर एज राउटर्स होंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे एक एक करके प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, ये ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की, और मैं ये सिर्फ कस्टमर एज राउटर्स की ही बात करूंगा यहाँ पे। सो वी विल टॉक अबाउट द कस्टमर एज राउटर्स ओनली। मान लीजिए जो MPLS 1 है दैट इज फ्रॉम टाटा,
and MPLS2 is from Airtel. Let's consider that. आपने BGP चलाया हुआ होता है मैक्सिमम केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखोगे तो BGP चला के रखते हैं आप। और ये मैनेज्ड MPLS नहीं है, ये अनमैनेज्ड MPLS की मैं बात कर रहा हूँ। मैनेज्ड MPLS होगा तो फिर तो जो CE होगा ना वो आइडियली प्रोवाइडर का रहेगा और वो खुद अपना सेटअप करके जाता है और उसके बाद आपको नॉर्मल IGP दे देता है, जैसे OSPF या फिर ICRP वगैरह कुछ ऐसा देगा आपको चला करके। तो मैं मैनेज्ड MPLS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनमैनेज्ड MPLS की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक जो आपका टाटा वाला MPLS दैट वाज प्राइमरी कनेक्शन, राइट, और ये एयरटेल वाला क्या है, सेकेंडरी। यही चलाया हुआ है आपने, BGP के अंदर पॉलिसीज बन जाती हैं। आई बिलीव दैट ईच वन ऑफ यू इज अवेयर विद दैट, राइट, कि BGP में हम ऐसे पॉलिसीज बना सकते हैं कि ठीक है जी, टाटा इज प्राइमरी, एयरटेल इज सेकेंडरी, आपने बना के रखा है। अब मैनेजमेंट ने कुछ टाइम के बाद डिसीजन लिया, राइट, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, हमने नहीं लिया, कि नाउ लेट्स मेक एयरटेल एज प्राइमरी और MPLS को सेकेंडरी बनाइए और उसकी बैंडविड्थ हम रिड्यूस कर देते हैं, ऐसा करके कुछ प्लान आया, राइट। अब आपको पूरा ये माइग्रेट करना है कि ये प्राइमरी जो सर्किट है वो एयरटेल बन जाए आपका, राइट। ये माइग्रेशन आपको करनी है, एक छोटा सा माइग्रेशन है ये, कुछ ज्यादा नहीं है ना, कुछ ज्यादा है नहीं है, छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा सा काम है ये। लेकिन मान के चलिए आपके पास में 500 ब्रांचेस हैं। अब आइडियली क्या होता है कि ब्रांच में हम हर एक राउटर के ऊपर BGP के अंदर, क्योंकि हर एक राउटर का अपना कंट्रोल प्लेन है, अपना डेटा प्लेन है, तो कंट्रोल प्लेन पॉलिसी मतलब BGP वाली पॉलिसीज तो हर एक राउटर पे लगी हुई है ना यहाँ पे, ये जिसमें हो सकता है आपने लोकल प्रेफरेंस यूज किया हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपने वो पॉलिसीज लोकली बनाई हुई थी BGP के अंदर हर एक राउटर के ऊपर। अब आप सोचिए, अगर आपको बस एक छोटा सा टास्क था हमारा कि हमारा जो MPLS कनेक्शन है वो प्राइमरी सेकेंडरी वो चेंज करना था मुझे, जो पहले प्राइमरी था उसको सेकेंडरी बनाना है, जो पहले सेकेंडरी था उसको प्राइमरी बनाना है, और ये मुझे सभी 500 ब्रांचेस पे करना है। आप कैसे करते थे पहले, पहले मतलब ट्रेडिशनली आप कैसे करते थे? हर एक राउटर पे लॉगिन करेंगे, ब्रांच राउटर पे, और BGP पॉलिसी को आप अपडेट करेंगे, क्योंकि हर एक राउटर का अपना कंट्रोल प्लेन डेडिकेटेड, मतलब अपना, राइट। और अपना ही डेटा प्लेन तो रहेगा ही, ऑब्वियसली डेटा तो वहीं से जाएगा ना, हार्डवेयर से, राउटर से, वो तो हवा में नहीं जाएगा। बट कंट्रोल प्लेन भी सभी राउटर्स का अपना अपना है यहाँ पे। तो आपको हर एक राउटर पे लॉगिन करना पड़ेगा, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक। मुझे सिर्फ प्राइमरी से सेकेंड, मतलब ये प्राइमरी से और सेकेंडरी लिंक को इंटरचेंज करना था, दैट्स इट। बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटा सा टास्क है। बट पहले ये प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम थी ये, राइट। उसके अलावा बताता हूँ, कई बार क्या होता है, और ये आप लोगों में से कई ने शायद एक्सपीरियंस भी किया हो प्रोडक्शन में। जैसे मान लीजिए एक SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग है ना, कई बार वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्या करें, मतलब हो गई, क्या कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर वो अपडेट करना पड़ता है ना आपको, SNMP कम्युनिटी को चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास 1000 डिवाइसेस हैं, 1000 डिवाइसेस पे आपको, आप मैनुअली कर रहे हैं ये काम, SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग को अपडेट करने का। अब सोचिए हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक टू अपडेट दैट SNMP कम्युनिटी स्ट्रिंग। और ये कोई मेजर टास्क नहीं है, इट्स ए स्मॉल टास्क, राइट, वेरी स्मॉल टास्क, ठीक है। उसके अलावा NTP सर्वर को अपडेट करना है आपको, सभी पे करना है, क्योंकि IP चेंज हो गया। आप या AAA सर्वर का IP चेंज हो गया होगा, आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिस्को आइस यूज कर रहे हैं आप, सिस्को आइस को इंटीग्रेट किया हुआ अपने सभी डिवाइसेस के साथ में। जस्ट इमेजिन हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है। ये एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स बताई मैंने आपको। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। MPLS अपने आप में एक्सपेंसिव होता है, अपने आप में एक्सपेंसिव होता है। ये तब तक सही था जब तक हमारी जो एप्लीकेशंस थी वो काफी लाइट थी, लाइट वेटेड एप्लीकेशंस। उसके अलावा आप इंटरनेट नहीं दे रहे थे ब्रांचेस यूजर को एज सच, मतलब दे रहे थे बट नॉट दैट मच, ठीक है। बट अगर इंटरनेट देना होगा ना तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट के लिए बैकहोलिंग होगी ना DC में। ये बैकहोलिंग वाला ही जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना पीछे क्वेश्चन, बैकहोलिंग वाला, तो इसमें बैकहोलिंग ही करते थे ना। MPLS से होते हुए DC में जाएंगे, DC से फिर इंटरनेट पे निकलेंगे, राइट। उसमें क्या करते थे, MPLS में डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करते थे DC से, है ना, ऊपर से DC से नीचे ब्रांचेस की तरफ एक डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करते थे वाया MPLS, और आप जाते थे DC टू एक्सेस द इंटरनेट।
अब अगर यही आप यूज कर रहे होते, ठीक है, तो एक तो आपके देखो एप्लीकेशंस हमेशा दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटरनल एप्लीकेशंस और एक होती है आपकी एक्सटर पब्लिक बोल देते हो जिसको आपकी, ठीक है, इंटरनेट से एक्सेसिबल रहेंगी, ठीक है। तो जो इंटरनल एप्लीकेशन है उसके लिए तो एमपीएलएस से आएगा ही ये डीसी में, क्योंकि वो तो डीसी में होस्टेड है। बट व्हाट इफ वो आपके इंटरनेट वाली एप्लीकेशन जैसे फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, तो ये सारी क्या इंटरनेट से एक्सेस होने वाली एप्लीकेशन है आपकी, राइट। तो जो जो एप्लीकेशंस आपकी इंटरनेट से एक्सेसिबल होंगी या इंटरनेट से जिनको आप एक्सेस करोगे, तो उसके लिए तो बैकहोलिंग हुई ना, आप डीसी में गए, डीसी से फिर आप इंटरनेट पे जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि ये जो एमपीएलएस बैंडविड्थ है डीसी में, ये बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रांच सबका सभी ब्रांचेस का जो ट्रैफिक बैकहोल हो रहा है वो डीसी में हो रहा है। तो डीसी एंड पे जो एमपीएलएस लिंक की बैंडविड्थ है वो ज्यादा रखनी होगी, तो उससे कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी और बैंडविड्थ चोक होने के भी चांसेस रहते हैं अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो। और यहाँ बैंडविड्थ चोक होगी ना ये वाली, क्योंकि बैकहोलिंग करा रहे हैं आप, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके इंटरनल या किसी एक कैटेगरी पे नहीं आएगा, वो सभी तरह के एप्स के एप्स को एक्सेस करते हुए ये इसका इम्पैक्ट आता था या अभी भी आएगा अगर इस तरह का डिजाइन है आपका तो। अब मान लीजिए आपको यूट्यूब एक्सेस करना है, कि कोई ब्रांच यूजर यूट्यूब एक्सेस करता है, यूट्यूब में वो वीडियो देखता है, एचडी में वीडियो देखता है वो, राइट। तो जस्ट इमेजिन हाउ मच ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ वुड बी रिक्वायर्ड फॉर जस्ट वन यूजर, और वो एमपीएलएस से जाना है ट्रैफिक। अब मान लीजिए एमपीएलएस में आपने जस्ट यहाँ पे क्या लेकर के रखा था बैंडविड्थ 10 Mbps, क्योंकि उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं लगती थी। बट अभी आज के टाइम की अगर आप बात करोगे ना, तो दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो जो इंटरनल एप्लीकेशंस हमारी डीसी में होस्टेड हो रही थी ना, एक तो वो एप्लीकेशंस आर मूविंग ऑन टू क्लाउड, मतलब लोग ले जा रहे हैं डीसी से निकाल के क्लाउड में, और कई बार खैर उल्टा भी देखने को मिलता है कि क्लाउड से उठा करके वापस डीसी में होस्ट किया। पॉइंट ये है कि आज के टाइम में आपको हाइब्रिड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, कि ऑन प्रेम भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, क्लाउड में भी एप्लीकेशंस होंगे। उसके अलावा इंटरनेट पे जो एप्लीकेशंस है वो काफी हैवी हो गई हैं, जैसे आप लोग फेसबुक देखते हो या फिर यूट्यूब देखते हो, या फिर कोई भी आप कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, लिंक्डइन ही चलाना है आपको, वो भी काफी हैवी एप्लीकेशन है, राइट। उसमें भी वीडियो प्ले होती है, खाली फीड से नहीं देखते, मैसेजेस ही नहीं देखते आप, राइट, वीडियो प्ले होती है उसमें भी। तो एचडी वीडियोस में भी चला सकते हो, अब जो भी है, राइट। पॉइंट ये है कि ये बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा अब आपको अगर इंटरनेट एक्सेस देना है तो, और कॉस्ट बढ़ेगी उसके साथ। अब आप बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं करेंगे तो फिर जो एक्सपीरियंस है वो खराब होगा। और जो लाइक यूट्यूब की वजह से हो सकता है पूरा का पूरा जो ये ब्रांच यूजर्स है ना, और वो जो कॉर्पोरेट एप्लीकेशन है उनकी, हो सकता है उसको स्ट्रगल करे, उसको एक्सेस करते हुए स्ट्रगल हो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे यूजर्स को, किसकी वजह से, जो यूट्यूब एक्सेस कर रहा है। तो ये चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए, राइट। अब ये बैंडविड्थ भी कितना बढ़ाएंगे आप, कई बार मतलब एक तो एक्सपेंसिव है, आईटी के भी अपने रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना। अब ऐसा नहीं होता कि हाँ ठीक है आज मेरा मन कर रहा है 5 Mbps बैंडविड्थ, कल मैं 100 Mbps कर सकता हूँ, वैसा नहीं होता है, राइट। आई मीन यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द अप्रूवल चेन, राइट। यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, अब उसमें आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई यहाँ पे अब हमें, ठीक है। तो बैन इसको इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अब अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि हर एक ब्रांच में ना इंटरनेट एक्सेस दे दें, ये टर्मिनेट करा दीजिए लिंक, तो जो यूट्यूब वाला ट्रैफिक है सीधे ले जाइए ना इंटरनेट पे, बैकहोलिंग क्यों करा रहे हो, तो बच जाएगी ना एमपीएलएस बैंडविड्थ आपकी, सीधे इंटरनेट पे लेकर के जाइए इसको। अब आप कहोगे सर ये तो कर ही सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो पुराने राउटर्स थे ना उनके पास एप्लीकेशन अवेयरनेस नहीं थी, वो लेयर 3 बेस्ड ही राउटिंग करते थे। तो अब आप फेसबुक का ट्रैफिक कैसे लेकर के जाएंगे आईएसपी से डायरेक्टली, यूट्यूब का ट्रैफिक कैसे लेकर के जाओगे, क्योंकि अवेयरनेस तो थी नहीं ना एप्लीकेशन की। तो ये प्रॉब्लम थी एक बड़ी, राइट। या फिर आप ये करेंगे कि जो इंटरनल सबनेट्स है उनको एज इट इज एडवर्टाइज कराइए और डिफॉल्ट राउट इंटरनेट की तरफ डाल दीजिए, सिंपल, आप यही करेंगे, राइट। यही मतलब करते भी थे ना कुछ तो वर्क अराउंड निकालते थे हम, राइट। बट दैट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि जहां पे ऐसा कुछ करना पड़ता था, कई बार हमें प्रॉब्लम्स भी आती थी उस तरह के आर्किटेक्चर के साथ में। प्लस अब यहाँ पे अगर ये वाले आर्किटेक्चर पे आप जाएंगे तो हर एक ब्रांच में आपको अलग से एक फायरवॉल भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी,
तो करते हैं, अगर ये सिनेरियो आ जाता है तो फिर फायरवॉल इंस्टॉल करना ही पड़ेगा आपको, फिजिकल फायरवॉल, और वो भी नेक्स्ट जेन फायरवॉल लगाना पड़ेगा हर एक ब्रांच के अंदर, अगर आप ऐसे इंटरनेट दोगे तो। ठीक है। उसके अलावा अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए, कई बार आप हंसे भी होंगे, कई बार ना हम कंट्रोल प्लेन पॉलिसी लगा कर के रखते हैं, है ना, कंट्रोल प्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लेन पॉलिसी लगा करके रखते हैं राउटर्स के ऊपर अपने, स्पेशली जो सीई राउटर्स होते हैं, कस्टमर एज राउटर्स होते हैं। वैसे मतलब मोस्टली आपको देखने को मिलेगा ये कंट्रोल प्लेन पॉलिसी। अब अगर गलती से आपने कोई चेंज कर दिया यहाँ पे कंट्रोल प्लेन पॉलिसी में, और आपका एक्सेस चला गया डिवाइसेस का, जो ब्रांच डिवाइस थी उसका एक्सेस चला गया, अब आप क्या करेंगे? जब तक फील्ड इंजीनियर अरेंज नहीं होगा, क्या आप उसको फिक्स कर पाएंगे? नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये अपने आप में ये भी एक पेन पॉइंट है। मैं अभी ये सिर्फ पेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं इतने टाइम से। ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि जो वैन फेसिंग इंटरफेसेस है वहां पे कोई एसीएल लगी हुई थी, और उसको आपने एडिट किया, और उसके बाद आपका एक्सेस चला गया, या पूरा आउटेज आ गई ब्रांच में, फुल आउटेज आ गई, लेकिन अब आपके पास भी एक्सेस नहीं है, जो आप रिमोटली बैठ के हेडक्वार्टर्स में बैठ के इस डिवाइस को मैनेज कर रहे थे। तो जब तक फील्ड इंजीनियर नहीं जाएगा, क्या तब तक आप इसको फिक्स कर पाएंगे? ठीक है। अपग्रेड करना होता था इन राउटर्स को, आप लोगों में से काफी लोगों ने किया भी होगा अपग्रेड, ये वाला टास्क चलते हैं 6-6 महीने तक अपग्रेड चलते हैं फिर। अगर मान लो 500 ब्रांच है, 1000 ब्रांच है, तो 6-6 महीने अपग्रेड में ही लगे रहते हैं। तो अपग्रेड भी सोच के समझ के स्टार्ट होता था, वो वाला प्रोजेक्ट भी, राइट। वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम थी। उसके अलावा मान लीजिए एक नई साइट को आपको ऑनबोर्ड कराना है, लेट्स से एक बैंक था, उसकी एक नई ब्रांच ओपन होनी है। जब एक नई ब्रांच ओपन होगी तो चैलेंजेस क्या थे पहले? चैलेंजेस ये थे कि एक राउटर लेकर के जाएगा फील्ड इंजीनियर, वो फील्ड इंजीनियर जाकर के उसको रैक एंड स्टैक करेगा, वो तो आज भी करना पड़ेगा, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा, डब्बा लेकर के उसको रैक एंड स्टैक करना, केबलें कनेक्ट करना, वो तो मतलब नॉर्मल टास्क है ना, ये तो होगा, ये तो कॉमन टास्क है, राइट। एसडी वैन में भी होगा, एसडी वैन में हवा में केबलें कनेक्ट नहीं होंगी, वो डब्बे पे ही होंगी, राइट। तो उतना काम तो अभी भी होगा, बट उसके बाद वो क्या करता था, कनेक्शन बनाने के बाद में आप उसको या तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईमेल पे दोगे कि भाई ये कॉपी पेस्ट कर देना कंसोल लेकर के डिवाइस का, तो आप वो फील्ड इंजीनियर वही परफॉर्म करेगा। और अगर फिर भी आपको एक्सेस नहीं मिला रिमोटली, तो आप अपने फील्ड इंजीनियर को बोलोगे कि बॉस कंसोल केबल से कनेक्ट कीजिए और अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आप एक इंटरनेट लीजिए किसी तरीके से, और या तो फोन का हॉटस्पॉट बनाइए या जो भी है, राइट, और स्क्रीन शेयर कीजिए। फिर वो आप बैठ के वहां से ट्रबल शूट करोगे, फिर आपको रिमोट एक्सेस मिलेगा, है ना। मतलब इट वॉज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बेसिकली। ठीक है। ये भी अपने आप में एक क्या है, पेन पॉइंट है इसका, राइट। बैकअप लेना आपको कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। आपको मॉनिटरिंग के लिए अलग से टूल लेना पड़ता है, आपको याद होगा, जैसे अलग अलग टूल्स आप लेके रखते हो ना, मॉनिटरिंग टूल्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे सोलार विंड आप यूज कर सकते हो वैसे मॉनिटरिंग टूल अपना, जिसमें आप देख सकते हो कि लिंक्स को भी मॉनिटर कर सकता है, राउटर को भी मॉनिटर कर सकता है, राइट। तो मॉनिटरिंग टूल आपको अलग से चाहिए, उसका भी एक्सपेंस अलग से आएगा, लाइसेंस तो उसका भी लगेगा ना आप लोगों को। ऐसे ही आते हैं ना लाइसेंसेस मॉनिटरिंग टूल्स के, कि कितने डिवाइसेस को आपको मॉनिटर करना है उसके बेसिस पे, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी। उसके अलावा वो एप्लीकेशन जहाँ पे होस्ट, मतलब आजकल तो खैर क्लाउड बेस्ड होता है ये मैक्सिमम, बट पहले तो ऑन प्रेम भी होस्टिंग होती थी एप्लीकेशंस की इनकी, तो वहां पे आप वो होस्टिंग कराएंगे, अलग से सिसलॉग सर्वर भी लगाना पड़ेगा, राइट। और जो ये मॉनिटरिंग टूल्स है वो एसएनएमपी से इंटीग्रेशन होती थी उनकी, अगर आप लोगों को याद हो, राइट, एसएनएमपी से ही इंटीग्रेशन करते थे, इसीलिए कम्युनिटीज वगैरह वो सेटअप करनी पड़ती थी आपको। ये भी प्रॉब्लम थी। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाए हैं, और आप सभी लोग शायद इसको एग्री करोगे कि यही ऐसा ही एनवायरनमेंट होता था हमारा, यही डिजाइन होता था फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स या फॉर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स, राइट, जिसके पास मल्टीपल साइट्स होती थी और डीसीज होते थे। यही आइडियली आपको इसी टाइप का कुछ डिजाइन देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट ज्यादा, टाइम ज्यादा लग रहा है, यूजर एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं है, मतलब वो अभी भी बेकार है,
और आउटेज आती है तो उसको फिर रिजॉल्व करना बिना फील्ड इंजीनियर के मतलब थोड़ा वो मुश्किल काम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए। तो अब यहाँ पे हमें ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करना था। तो इसीलिए क्या आया फिर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, एसडीएन, कि ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम कीजिए, राइट, उसको रिड्यूस कीजिए। एंड देन दे इंट्रोड्यूस द कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, जिसमें कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर रहेगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर है, वहां से अगर एनटीपी अपडेट करना है तो बस एक बार आप एनटीपी अपडेटेड आईपी दीजिए इसको, ये जाएगा हर एक डिवाइस पे अपडेट कर देगा, हो गया। आपको एसएनएमपी कम्युनिटी स्ट्रिंग अपडेट करनी थी, आपने कंट्रोलर पे डाला, उसने पुश कर दिया, हो गया सभी पे। आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी लिंक्स को शिफ्ट कराना था, आपने एक जो आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन किया, पुश करा दिया राउटर पे, हो गया सभी पे एक साथ, मतलब विद इन कपल ऑफ मिनट्स, राइट। आपको एक नई साइट को इंट्रोड्यूस करना था, आपने बोला फील्ड इंजीनियर को कि जाओ अनबॉक्सिंग करो, केबलें कनेक्ट करो और छोड़ दो, अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने बैठे बैठे सेंट्रलाइज लोकेशन से कंट्रोलर से कॉन्फ़िगरेशन को पुश करा दिया। कॉन्फ़िगरेशन भी आपने एडवांस में करके रखी थी अपने कंट्रोलर के ऊपर कि जैसे ही डिवाइस आ पाएगा कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देना। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस अब आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन अवेयरनेस आ जाएगी, तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन का डेटा कहाँ से जाना है। तो ये सारे एडवांटेजेस अब आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, एसटीएन के अंदर। तो एसटीएन में अब एक पार्ट आता है, अब जैसे डीसी के अंदर क्या यूज होगा, एसीआई, डीसी के अंदर आप एसीआई यूज करेंगे। बट जो ये वैन फेसिंग राउटर्स हैं उसके लिए एसडी वैन आया। जो ये सीई राउटर्स लगे हुए हैं, सीई राउटर्स जो डीसी में या ब्रांचेस में, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है, एसडी वैन। ब्रांचेस में जो एंटरप्राइज नेटवर्क रहेगा या लेन साइड का जो नेटवर्क रहेगा जिसमें कैटलिस्ट स्विचेस वगैरह आप यूज करोगे, तो उसके लिए क्या है, एसडीए या डीएनए सेंटर आप यूज कर सकते हो उसके लिए। तो ये सिस्को का एसडीएन सोल्यूशन है। तो हर एक सिनेरियो के लिए एक अलग सोल्यूशन यहाँ पे सिस्को ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो लेन ऑटोमेशन भी है, डीसी के लिए एसीआई है, और ये मैनेज राउटर्स। तो हम जो मैनेज करने वाले हैं ना, ये मैनेज राउटर्स को मैनेज करने वाले हैं। ये डीसी में भी लगे होते हैं ऐसे मैनेज राउटर्स, जिसको सीई बोलते हैं, कस्टमर एज राउटर्स, वो ब्रांचेस में भी लगे होते हैं। उनको मैनेज करेंगे आप एसडी वैन में, मतलब उसके लिए एसडी वैन है यहाँ पे। अब ये तो था, ये जो मैंने आपको एसडी वैन का डिप्लॉयमेंट बताया, ये बताया एक एंटरप्राइज कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास एक एंटरप्राइज कस्टमर है, उसके लिए आप एसडी वैन डिप्लॉय करेंगे। ध्यान रखना, अब धीरे धीरे आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट, उनका भी अपना इंटरनल नेटवर्क वो कहां पे मूव कर रहे हैं, एसडी वैन पे ले जा रहे हैं। वो भी उनका जो अपना इंटरनल नेटवर्क होता है ना, जैसे जियो हो गया, एयरटेल का अपना इंटरनल नेटवर्क, वो भी धीरे धीरे कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने नेटवर्क को, एसडी वैन पे। इनफैक्ट कुछ प्रोवाइडर्स का तो आप ऑलरेडी कहां पे देखेंगे, एसडी वैन पे ही देखेंगे, प्रोवाइडर का अपना नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, और उसमें वो पीईस को मैनेज करते हैं एसडी वैन से, पीई प्रोवाइडर एज राउटर्स को, राइट। तो वो भी धीरे धीरे कहां पे जा रहे हैं, एसडी वैन की तरफ जा रहे हैं। बट मेनली जो एसडी वैन है वो एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए आप डिप्लॉय होते हुए देखोगे, और उसी के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लैब्स करने वाले हो आप, कौन कौन से लैब्स होंगे, और ये सारी चीजें भी एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि लैब्स कौन से होंगे, टोपोलॉजी कैसी है दिखने में, वो एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। Sir, I do have one quick question. यस सर। What I have heard in the industry is people are saying that SD-WAN means we are moving out from the MPLS concept. Is it true actually? Because I don't think so. MPLS provides, better less latency, less jitter and all that as compared to internet. Do you really think that will move out from MPLS? मूव आउट तो नहीं होगा, बट इट हैज reduced the requirement of the MPLS. I would say that. मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोलता कि it will eliminate the requirement or it will simply remove the MPLS. ऐसा नहीं होगा, but yes, it has affected the MPLS business for the service providers. And sir, but what about the latency thing? Because there are मतलब जो इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है वो भी काफी सेंसिटिव एप्लीकेशन है, जहाँ पे जिटर एंड ऑल दैट डिले बहुत ही क्रूशियल होता है। आज के टाइम में ना इंटरनेट भी अच्छा हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे 1 Gbps के लिंक्स आ जाते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, राइट, वो भी मिनिमल लेटेंसी के साथ में। तो उसमें फिर ये लोग ऐसे बोलते हैं, और फिर थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन यहाँ भी एसडीवैन में भी हो जाता है, राइट। उसके अलावा आपका, क्योंकि जब आप लेटेंसी की बात करते हैं तो एट सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशंस आर मूविंग ऑन टू क्लाउड नाउअडेज, राइट। तो जब क्लाउड पे जा रहे हैं तो इंटरनेट से जा सकते हो आप, एमपीएलएस से जा ही नहीं सकते, करेक्ट।
तो फिर इसीलिए आप मैक्सिमम चीजें कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर। और एमपीएलएस की जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो गई है अब। मतलब अब जैसे मान लीजिए एक बैंक है, राइट, बैंक बोल रहा है जी मेरे को एसटी वैन पे जाना है, आप कहोगे हाँ जाइए, वो कहेगा फिर मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कि एमपीएलएस को हटा दोगे। तो उसको आप कैसे समझाएंगे? आप उसको यही समझाएंगे कि बॉस देखिए, एमपीएलएस को हटाना नहीं है, यू स्टिल यू कीप यूजिंग एमपीएलएस, ठीक है, जो आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं उसका ट्रैफिक आप एमपीएलएस से लेकर के जाइए, और बाकी पूरा ट्रैफिक आप इंटरनेट पे डाल दीजिए। तो जो बैंडविड्थ इंक्रीज करने वाली बात थी एमपीएलएस में, लाइक एक ब्रांच है वहां पे 5 एमबीपीएस का बैंडविड्थ आपने लिया हुआ है, राइट, उसको इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो बाकी ट्रैफिक है, जो हैवी एप्लीकेशंस हैं जैसे यूट्यूब हो गया या फिर और बाकी जितने भी एप्लीकेशंस है, राइट, ऑफिस 365 हो गया, वो पूरा आप इंटरनेट से ले जा सकते हो, राइट, उसको आप बैकहोल करा के डीसी में नहीं लेकर के जाएंगे वाया एमपीएलएस। तो उससे उससे बेनिफिट क्या मिला कि जो एमपीएलएस का कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस हो गया, करेक्ट। यप। बट इसी के अराउंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कि हमारा जब हम बैकहोल कराते हैं उसका भी एक रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे डीसी में सारे सिक्योरिटी अप्लायंसेस होते हैं जो ट्रू। इंस्पेक्ट करते हैं एट डिफरेंट। तो अगर हम उसको डायरेक्ट इंटरनेट पे भेजेंगे तो फिर वो जो सिक्योरिटी अप्लायंस है फिर वो तो नहीं इंस्पेक्ट कर पाएंगे उस ट्रैफिक तभी को। सिस्को एसटी वैन या जो आजकल के एसटी वैन हैं वो आप डिप्लॉय करेंगे ना। जैसे अभी सिस्को एसटी वैन की बात करोगे तो जो वैनेज राउटर्स हैं जो आप ब्रांचेस में डिप्लॉय करेंगे, राइट, दे डू सपोर्ट सिक्योरिटी फीचर्स। याद है वो जब मैं दिखा रहा था सेक्शन 5, तो सेक्शन वो 5 वाज ऑल आईपीएस अबाउट द वगैरह। सिक्योरिटी, यस, इट वाज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी पॉलिसीज, राइट। तो अब आपको अलग से हार्डवेयर मतलब ये फायरवॉल परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपका राउटर ही वो सिक्योरिटी फीचर्स को डिप्लॉय कर सकता है। बिकॉज राउटर को अगर आप देखोगे, सिस्को राउटर की पर्टिकुलरली बात करोगे, तो ये जोन बेस्ड फायरवॉल तो पहले से रहा है, बस उसमें इन्होंने जो ऐड किया वो एप्लीकेशन अवेयरनेस ऐड कर दी कि अब ये एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल हो गया, राइट। उसके अलावा यूआरएल फिल्टरिंग, आईपीएस, एम्प, वो सारा आप यूज कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप थोड़ा सा सिस्को से हटके सोचोगे, जैसे फोर्टिनेट है, राइट, तो फोर्टिनेट ने क्या किया कि अपने फोर्टिगेट फायरवॉल के ऊपर एसडी वैन की कैपेबिलिटी डाली है। तो फायरवॉल तो प्राइमरीली तो फायरवॉल ही है ना वो, अब उसके साथ उन्होंने क्या डाल दिया, एसडी वैन। तो आपको एसडी वैन भी मिल गया, प्लस आपकी 100% सिक्योरिटी है। तो आपको अलग से मतलब राउटर लगाने की जरूरत ही नहीं है कस्टमर एज पे, अब सीधे फोर्टिगेट फायरवॉल के ऊपर आप अपने लिंक्स को टर्मिनेट कराइए। बट सर सिस्को में जैसे एक डिफरेंट मैनेजमेंट प्लेन हो गया है एसडी वैन का, और मेरा जो डेटा सेंटर में जो फायरवॉल्स है सिक्योरिटी अप्लायंस है उनका डिफरेंट मैनेजमेंट प्लेन है, जी, तो क्या दो अलग अलग मुझे मैनेज करना पड़ेगा उस पर्सपेक्टिव 100%, से? 100%। हाँ, राउटर पे अगर आप फायरवॉल फीचर यूज करें तो वो तो यहीं से होगा, सेम कंट्रोलर से। बट अगर आपके पास मान लीजिए इसको एफटीडीज हैं, तो उसके लिए तो एफएमसी यूज करोगे, तो एफएमसी ही यूज करना होगा उसके लिए। अभी कोई दूसरा आपके पास मतलब है, वो दूसरा है, बट वो तो सिक्योरिटी वाला ही हो जाएगा ना। फिर ये अपना एनएसओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक होता है ना सिक्योरिटी में भी सिस्को का एक और ऑर्केस्ट्रेटर आता है, जिससे कि वो सारे फायरवॉल्स आप सर मैनेज कर क्लाउड सकते हो। मैनेजमेंट के लिए होता है सिस्को का सीएसओ कुछ क्लाउड, और ऐसे, कुछ क्लाउड हाँ सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेटर कुछ ऐसे बोलते हैं, है ना। यप यप। तो या तो उससे मैनेज करेंगे या एफएमसी से मैनेज करेंगे आप। अभी ऐसा नहीं है कि सिस्को का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ऑल इन वन टाइप ऑफ हो, जहां पे आपके पास कि भाई यहीं से आप अपना एसटी वैन मैनेज कर सकते हैं, यहीं से आप एसडीए मैनेज कर सकते हैं, यहीं से आप आइस को मैनेज कर सकते हैं, यहीं से आप सिस्को अम्ब्रेला को मैनेज कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप फायरवॉल्स एफटीडीज को मैनेज कर सकते हैं। वैसा अभी कोई यूनिफाइड पोर्टल है नहीं सिस्को का। थैंक यू सर। नो वरीज। तो अब देखेंगे यहाँ पे लैब्स की अगर आप बात करोगे, तो टोटल जो लैब्स हम कवर करने वाले हैं ना यहाँ पे, तो वो समवेयर अराउंड चला जाता है 51। तो टोटल 51 लैब्स हैं जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, और ये कंटेंट ऑलरेडी आपके पोर्टल पे अपलोडेड है। वहां पे आप भी देख सकते हो कि कौन कौन से लैब्स हैं जो हम परफॉर्म करने वाले हैं। और ये लैब है हमारी, ये डायग्राम है जिसमें आप देखोगे एक डीसी है, डीसी में सीएच लगा हुआ है, तो सिस्को राउटर लगा हुआ है जो कि एसटी-वैन कैपेबल राउटर रहेगा। और उसके अलावा रिमोट साइट्स हैं जहाँ पे वीएजिस लगे हुए हैं, जिसको वेबटेल एज राउटर बोलते हैं। तो वो लगे हुए हैं, उनको आप डिप्लॉय करोगे। तो ओवरऑल ये लैब एनवायरनमेंट रहेगा आपके पास, जिसमें एक इंटरनेट प्रोवाइडर है और दूसरा एमपीएलएस प्रोवाइडर है, राइट। तो आप देखोगे कि किस तरीके से पॉलिसीज बनाते हैं कि ट्रैफिक को एमपीएलएस से ले जाना है तो कैसे लेकर के जाएंगे, इंटरनेट से लेकर के जाना है तो कैसे लेकर के जाएंगे। उसके अलावा डीआईए वगैरह इंप्लीमेंट करके देखोगे आप ब्रांचेस में, यहाँ नीचे साइट 3 पे टीलोक एक्सटेंशन हो जाएगा, राइट। डीसी में सीएच आ गया तो यहाँ पे ईआईसीआरपी या बाकी जो पॉलिसीज आपको इंप्लीमेंट करनी है वो आप कर सकते हो।
सर्विस चेनिंग आप देखोगे यहाँ पे कि हाउ वी कैन परफॉर्म दी सर्विस चेनिंग, तो वो सारे लैब्स मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सब हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो एसडी वैन में आप मैनेज करने वाले हैं वो सिर्फ ये वैन एज राउटर, जिनको सीई बोलते थे ना पहले, कस्टमर एज राउटर, वो आप मैनेज करने वाले हैं एसडी वैन से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीजें रहेंगी। उसके अलावा अब ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि लैब्स दिखाना था और ये लैब का डायग्राम एक बार दिखाना था आप लोगों को। बाकी तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को इसके आईपी स्कीमास और वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी लैब में भी सेम ही आईपी एड्रेसेस रहने वाले हैं। इंटरनली आप आईपीएस को चेंज कर सकते हो। वन क्वेश्चन, वो डीसीसीएच जो है ऊपर हाँ राइट हैंड कॉर्नर, हाँ हाँ तो सब साइट वन मतलब साइट से जो वीएच राउटर्स है हाँ हाँ। वहां से टनल्स जाकर वो यस डीसीसीएच में टर्मिनेट होगा यस, और 100%। वहां से ट्रैफिक अंदर जाएगा। यस, ठीक है। और साइड टू साइड भी होता है, क्योंकि फुल मैच में काम करता है ना बाय डिफॉल्ट सिस्को एसडी मैन। बाकी आप उस टोपोलॉजी को कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट फुल मैच ही रहता है। तो हम लोग जो डीसी में मतलब इन जनरल आई हैव नॉट वर्कड ऑन एसडीएन, ओके, सो जैसे इन नॉर्मल सिनेरियो we terminate the WAN connection in our C router, okay, and from there we take it inside. But here in case of SDN, we will have to, in LAN side, we will have to put a DCH router also. So the WAN connection will terminate, that tunnels will terminate on the DCH router. Am I correct with that statement? तो आपके ऊपर है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे साइट 3 पे मैंने क्या किया, इंटरनेट को पहले फायरवॉल पे टर्मिनेट कराया, उसके बाद एज राउटर पे लेकर के गया, राइट। ऐसे ही एमपीएलएस को एक नॉर्मल राउटर पे, नॉन एसटीवन राउटर पे टर्मिनेट कराया, फिर वहां से एसटीवन राउटर पे लेकर के गए। साइट 1 पे देखोगे तो डायरेक्टली कनेक्शन कहाँ पे टर्मिनेट किया, एसटीवन राउटर के ऊपर, देख रहे हैं आप। डीसी में बात करोगे तो इंटरनेट फायरवॉल पे टर्मिनेटेड है, एमपीएलएस भी फायरवॉल पे टर्मिनेटेड है, फिर एक सिंगल कनेक्शन गया आपके एज राउटर पे। बट आइडियली ऐसा होता नहीं है। डीसी में आपका इंटरनेट फायरवॉल पे जाएगा, फायरवॉल से फिर एज पे जाएगा, बट एमपीएलएस डायरेक्टली एज पे जाना चाहिए। मतलब रिकमेंडेशंस ये होती है, किसी भी ब्रांच में डायरेक्टली टर्मिनेट होना चाहिए वैन कनेक्शन आपके वैन राउटर। वैन राउटर क्या है आपका, एज राउटर। ये जो वीएच या सीएच राउटर जो है, मतलब आपको अपना वैन कनेक्शन एक्चुअली नॉन एसटीवन डिवाइस पे टर्मिनेट नहीं कराना चाहिए। बट अगर हाँ आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट आइडियली आपको अपना वैन कनेक्शन जो आपके एसटीवन के वैनेज राउटर्स हैं वहां टर्मिनेट कराना चाहिए, जैसे हमने साइट 1 और साइट 2 पे कराया हुआ है, जो कि एसटीवन मैनेज्ड डिवाइसेस हैं, राइट। ओके, तो फिर आपका जो साइट्स का जो राउटर है वो उसका इंटरनेट कनेक्शन मेरा डीसी में फायरवॉल में जाएगा और नहीं, फायरवॉल इंटरनेट से तो उसको डायरेक्टली है भी ना सर, डायरेक्टली तो है ना हाँ यहाँ पे। ये डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन मिला है साइट पे। अब नहीं, मेरा कुछ सवाल ये है क्योंकि वो मुझे डीसीसी एजेस पे नहीं, दो चीजें होती हैं। देखो, इस बड़ा सिंपल सा है ये इसमें ऑटोमेटिक होगा एसटीवन में, आप देखोगे भी। अभी तो खैर हमारे लैब्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट होता क्या है आइडियली कि ऑटो जब एसटीवन डिप्लॉय करेंगे ना, तो साइट 1 और डीसीसीएच के बीच में ओवर द इंटरनेट एक आईपी सेक टनल बनेगा ऑटोमेटिकली ओवर द एमपीएलएस भी बनेगा। तो अब आपका जो कम्युनिकेशन होगा लेन टू लेन, लेन मतलब साइट के लेन से डीसी के लेन के बीच में, तो ये आईपी सेक टनल्स के थ्रू होगा। नहीं, और एक सवाल, जैसे कि मेरा नॉर्मल ब्रांच सिनेरियो है और यहाँ पे ऐसे ये डीसी है ना, तो वो तो मतलब राउटर को टनल बिल्ड करने से पहले उसको वी मैनेज, वी स्मार्ट एंड वी बॉन्ड का कम्युनिकेशन चाहिए, तो दैट आई विल हैव टू प्लेस थ्रू इंटरनेट और वी हैव सम अदर वे टू डू इट। तो वो सर जब आप कंट्रोलर कराऊंगा तभी डिस्कस करूंगा सर। सॉरी, आप थोड़ा सा आप आगे चले गए फिर। तो वो जब कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्टिविटी दोगे आप अपने मैनेज राउटर को। सर जी, यहाँ पे आपने बोला कि इंटरनेट से जा रहे हैं तो आईपी से टनल बनाएगा, एमपीएलएस से जा रहा है तभी भी आईपी से टनल बनाएगा, या आईपी सेक ही बनाएगा, या कोई और दूसरी? ओके, ये जैसे मैं ये समझता हूँ कि आईपी6 इज योर डेटा प्लेन एंड ओएमपी कंट्रोलर इज योर कंट्रोल प्लेन। ओके, तो ये डेटा प्लेन में आपके पास कोई अदर ऑप्शंस है या फिर आईपी6 ही चलाएगा, जैसे दूसरा कोई वेंडर है?
GRE होता है, बट वी डोंट यूज दैट, वी डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू यूज द GRE। ओके ओके। और ये एज ए एसडीएन सॉल्यूशन की बात करें तो ये कोई आरएफसी स्टैंडर्ड है कि हर कोई वेंडर यही फॉलो करेगा, या फिर हर किसी वेंडर का अलग अलग सब चीज है SD WAN कोई? में अभी तक कुछ भी और कोई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है ही नहीं अभी तक। हाँ, हर एक तो वेंडर वेंडर का इंटर। अपना तरीका है। इनफैक्ट सिस्को में भी अगर आप देखोगे ना, तो सिस्को में दो SD WAN है। एक मेरा की SD WAन रहेगा जो हम कवर हाँ नहीं हाँ हाँ करेंगे, हाँ। ठीक है, और ओके। एक रहेगा सिस्को SD WAन जो हम कवर करने वाले हैं यहाँ। सिस्को SD WAन मतलब कैटलिस्ट SD WAन बोलते हैं अब ये लोग इसको। ये विप्टिला है? हाँ जी, विप्टेला को कैटलिस्ट SD WAन बोल दिया अभी। ओके कल कल ओके। करूंगा ना मैं इसको डिस्कस, आपको इसकी नहीं जो नहीं, कोई प्रॉब्लम हिस्ट्री नहीं, है, कोई प्रॉब्लम। हिस्ट्री है वो भी बताऊंगा कि विप्टेला क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, विप्टेला को कब, वैसे इसका कोई मतलब तो है नहीं, मीनिंगलेस बातें हैं ये, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्को SD WAN है ओरिजिनली ये इनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। दे बेसिकली दे एक्वायर्ड विप्टेला इन 2017 आई बिलीव सो। तब तक विप्टेला अपना एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन था, और उनका SD WAN इट वाज नॉट दैट मच फेमस, बट हाँ ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा कस्टमर बेस नहीं था इनका। But Cisco liked the way that Viptela built their solution, and then Cisco acquired the Viptela solution, Viptela SD-WAN solution. तो ठीक है, Viptela SD-WAN now became the part of Cisco, तो अभी हम इसको Cisco SD-WAN बोलते हैं। तो एसडी वैन में मतलब वेंडर इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है? नहीं है, नहीं है। आप अगर Cisco SD-WAN यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ओके Cisco के ही कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप हम्म। सिल्वर पीक यूज कर रहे हैं तो सिर्फ सिल्वर पीक के ओके ही डिवाइसेस यूज करेंगे। वेलो क्लाउड तो सिर्फ वेलो क्लाउड, मेरा की तो सिर्फ मेरा की। ओके सर ओके। ये जो टनल्स बनेंगे साइट वन और वीएजेस और ये इंटरनेट फायरवॉल थ्रू फिर सीएजेस जाएगा क्या? हाँ, ऐसे कनेक्शन तो ऐसे ट्रैफिक तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना। ओके, तो ये जो टनल्स बनेंगे इंटरनेट फायरवॉल थ्रू और अपने साइट एज से बनेंगे, राइट? हाँ मतलब ऐसे बोलिए आप, ओवर द इंटरनेट एंड ओवर द MPLS ट्रांसपोर्ट तो यही है ना। फायरवॉल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ओके। फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी डिवाइस, राइट। हाँ, यस यस यस। तो मीन्स टनल ये दोनों के बीच में बनेंगे, इंटरनेट फायरवॉल और ये जो वीएजेस, नहीं ऐसे? नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो सर। वैनेज से वैनेज टनल बनेगा, ये देखो मैंने ओके ड्रॉ ओके किया ओके। हुआ ना, ये देखिए। हम्म। फायरवॉल इज देयर जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस कि अगर इंटरनेट हम्म। टर्मिनेट करा रहे हैं तो इंटरनेट को आप फिल्टरिंग फिल्टरिंग वगैरह आप करा सकते हो फायरवॉल के ऊपर, ओके बस और कुछ नहीं है। ओके ओके, गॉट इट। तो ये जो टनल्स वगैरह बनेंगे ना बिटवीन साइट्स, वो ऑटोमेटिकली आ पाएगा, वो सब आपको कुछ इसमें ज्यादा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है। और बस एक बार ऑनबोर्ड कीजिए आप अपने राउटर्स को, उसके बाद ये टनल्स ऑटोमेटिकली आ पाएंगे। कोई प्री शेयर्ड की या फिर फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन, फेज 2 कॉन्फ़िगरेशन, डोंट डू एनीथिंग, ये सब सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, पूरा का ये पूरा सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। ये थ्रू बीएफडी सेशंस बनेंगे शायद? नहीं नहीं, वो एक अलग ओके कॉन्सेप्ट है। ओके ओके। ठीक है जी। तो ये लैब रहेगी, और टॉपिक्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं अरे आपको। जी। सौरभ सर, इंद्रजीत बोल रहा हूँ। जी। अरे मैं ये बोल रहा था कि ये जो लैब में आप फायरवॉल लगा रखे हो, बेसिकली मेरा फायरवॉल में उतना मतलब हैंड्स ऑन नहीं है। ये फायरवॉल नहीं है, ये राउटर है, ओके। ये बस दिखने में फायरवॉल है। अच्छा, हाँ, नॉर्मली ये राउटर है सर। हाँ, इसीलिए कंफ्यूज हो गया सर। मैं भी यही और सोचा कि टनल ये इससे सिर्फ डायरेक्ट कैसे क्योंकि बनेंगे। डीसी में किसी भी डेटा सेंटर में जब टर्मिनेट होगा हम्म। ना इंटरनेट कनेक्शन, वो फायरवॉल पे ही होगा। कंफ्यूज मत हो, यही देखने को मिलेगा डीसी। और कल मैंने कुछ कुछ आइडियाज आपको दिए कि कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कुछ मतलब मैंने आपको कुछ पेन पॉइंट्स बताए थे ट्रेडिशनल नेटवर्क के, और फिर उसका सोल्यूशन बताया मैंने आपको एसडीएन। और अभी एसडीएन में भी हम क्या करने वाले हैं, एसटी वैन। और एसटी वैन में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सिस्को में, एक सिस्को एसटी वैन, कैटलिस्ट एसटी वैन जिसको ये लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है मेराकी। तो मेराकी को नहीं करना है यहाँ पे, मेराकी नहीं करना है हमें। हमें करना है सिस्को जो कैटलिस्ट एसटी वैन है, हमें वो कवर करना है यहाँ पे।
ठीक है। अब ये तो हमें अब क्लैरिटी मिल गई कि हाँ क्यों जरूरत पड़ी हमें कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग के लिए या इस सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्किंग के लिए। वो तो क्लैरिटी मिल गई होगी अब आपको, बट अब उसके आगे अब हम चलेंगे और उसके आगे अब हम करने वाले हैं अम, कि काम कैसे कर रहा होता है ये। अब हम इसके मेन मतलब अब हम प्योरली सिस्को SD-WAN की बात करेंगे आगे। ठीक है। कैन यू थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं मिराकी एंड कैटलिस्ट एसडीएन के बीच में डिफरेंस क्या है? नहीं सर, वो है नहीं ना एक्चुअली, मतलब देयर इज अ बिग डिफरेंस, बट है नहीं मेरा की इधर, नहीं मतलब नहीं, हम डिस्कस भी नहीं। मैं नहीं, मैं पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, ये 2 लाइन्स है। मतलब अब मैं उसमें ऐसे कैसे बताऊं आपको 2 लाइन में। मेरा की पूरा इकोसिस्टम है अपने आप में, राइट। मेरा की तो उसमें पूरा भी क्या ऐसे ही मेरा ही मैनेज ही की नहीं नहीं होता ना, कंट्रोल? नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्लाउड बेस्ड कंट्रोलर ही होता है। अच्छा। हम्म। आइडियली अगर आप देखोगे तो पहले राउटर अलग होता था, स्विच अलग होता था। अब तो कैटलिस्ट करके जो नई सीरीज आई है, राउटर स्विच भी इन्होंने एक ही डिवाइस पे, स्मॉल ब्रांचेस हैं, तो वो एक सेम डिवाइस पे दे दिया इन लोगों ने। तो पुश तो कर रहे हैं काफी, बाकी देखते हैं क्या। ओके, मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी फॉलो अप डाउट है कि दोनों सिस्को के ही है, मेराकी एंड वेबटेल और सिस्को व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके, तो सिस्को ऑन व्हाट बेसिस सिस्को वुड सेल वन प्रोडक्ट? वो तो नॉर्मल होता ही है ना। अब ऐसे मान के चलिए एक फायरवॉल है, अब एक फायरवॉल सिस्को का ASA वाला है, आज भी ASA भी ले लीजिए आप, और एक फायरवॉल उनका FTD वाला है। अब ये दोनों इन्हीं के हैं, नेक्सन फायरवॉल भी है, नॉर्मल फायरवॉल भी है, तो दोनों को बेचते हैं। ये जब कस्टमर के यहाँ जाएगा कोई भी, ये लेट्स से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड टू कस्टमर, तो आइडिया लग जाता है उधर जा करके कि कस्टमर का बजट क्या है, एंड बेस्ड ऑन बजट दे विल पिच द सोल्यूशन। ओके। गरीबों का SD-WAN ऐसा बोलते हैं सिस्को सेल्स में। मैं आई मीन ऐसा कोई मेरी पूरा मतलब आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन, बट आइडियली सिस्को सेल्स टीम में जो फेमस टर्मिनोलॉजी है ना, वो वही है। फॉर पुअर कस्टमर इट्स मेराकी, एंड फॉर रिच कस्टमर इट्स कैटलिस्ट। ओके। हम्म। ओके, Sir, तो I've दोनों tested that Magic Quadrant where it showcases all the vendors for SD-WAN हम्म। in the chat. Maybe this will provide more visibility. ओके। नहीं, वो सवाल इनका ये था कि सिस्को जब बेचता कैसे है, मतलब कस्टमर को अच्छा क्या अच्छा, बोले, okay okay मेराकी okay, SD-WAN खरीदना है उसको कि कैटलिस्ट, राइट, correct correct, दैट वाज okay द क्वेश्चन। तो वो सिंपल है, सेल्स टीम तो कॉमन है ना दोनों के लिए। इसको हैज गॉट द कॉमन सेल्स टीम फॉर मेराकी एज वेल एज फॉर कैटलिस्ट SD-WAN। अब बस उनका सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि दे गो एंड देन दे चेक ऑन कि कस्टमर का बजट क्या है। अगर उनको लगता है कि कस्टमर कैन नॉट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी जिसमें कि वो कैटलिस्ट SD-WAN ऑफर कर पाए, तो अब मेराकी SD-WAN है। पहले प्रॉब्लम सिस्को के साथ ये थी कि सिस्को हैड द एक्सपेंसिव सोल्यूशन ओनली, लाइक दे हैड ओनली वन सोल्यूशन। अभी वो कस्टमर को जाने नहीं देते सेल्स टीम। अगर एक बार कस्टमर आ गया उनके पास तो उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे वो, कि ठीक है आप ये लगा लीजिए। मतलब अगर SD-WAN की बात करेंगे तो दे विल स्टार्ट विद कैटलिस्ट, उसका फिर एक पूरा बना करके देंगे। कस्टमर बोलेगा नहीं उतना बजट नहीं है उसका, तो फिर दे विल कम बैक टू मेराकी एंड दे विल सिंपली पिच मेराकी देन। तो ये बड़ा सिंपल है सिस्को के लिए इसको डिफाइन करना कि उनको सिस्को पिच करना है या फिर मेराकी पिच करना है। सिस्को से स्टार्ट ओके। करेंगे एंड देन मेराकी पे एंड करेंगे वो जी। ओके। ओके, और ये दोनों दोनों सॉल्यूशन एक्वायर्ड है, इन हाउस कोई भी नहीं है सिस्को का? यस, इन हाउस तो आज तक कुछ भी नहीं है सिस्को का। ओके। कोई भी गॉट इट। टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सारी एक्वायर्ड ही टेक्नोलॉजीज हैं। कैटलिस्ट स्विच जो आप यूज करते हैं वो भी एक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है। एक्वायर्ड। ओके, गॉट इट। बस इसको एक ही चक्कर में, मतलब एक जो इनका प्लस पॉइंट है ना, दैट इज सपोर्ट, देयर टैक्स सपोर्ट। इस वजह से बाकियों को ओवर, मतलब उसको बोलूंगा कि ओवरराइड कर देता है ये एक तरीके से, क्योंकि सपोर्ट इज मच बेटर
अगर आप सिस्को की बात करोगे कंपेयर टू एनी अदर वेंडर, चाहे आप कोई भी वेंडर ले लीजिए। पालो अल्टो फायरवॉल में लीडर माना जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, आप पालो अल्टो के साथ जाइए, सपोर्ट पे काम कीजिए, आपको समझ में आएगा कि देयर इज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। फिर अगर आप वही सिस्को का सपोर्ट लोगे तो आपको लगेगा नहीं, दिस इज बेटर नाउ, राइट। तो फिर लोग कई बार सोचते हैं कि यार सपोर्ट जिसका अच्छा है वहां से प्रोडक्ट लेंगे। तो सिस्को का अच्छा, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक छोटा सा जो सेल्स भी जा करके बोलता है, वो इनका सपोर्ट है। अब पोस्ट सेल सपोर्ट तो मैटर करेगा ही ना। तो एजेंडा ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं आप लोगों के साथ में, और लैब्स भी कल बता दिए थे कि विच ऑल लैब्स वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग। उसके अलावा लैब एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने आप लोगों को कि हाउ मेनी साइट्स वी हैव गॉट, देन ट्रांसपोर्ट साइट, देन एमपीएलएस, राइट। तो वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब कल भी सवाल आया था ये, और आज फिर से मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या ये एमपीएलएस को हटा देगा, पूरा रिमूव कर देगा क्या एसटी वैन, विल इट एलिमिनेट द एमपीएलएस टेक्नोलॉजी। अगर आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसके जवाब में मैं यस भी बोलूंगा और नो भी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि नो इसलिए बोलूंगा बिकॉज योर एसटी वैन इज is a transport independent technology. So when I say transport independent technology, that means कि आप ट्रांसपोर्ट में जो मन करे आपका वो यूज कीजिए, right? SD-WAN is a transport independent technology. So when I say transport independent, which means कि आप ट्रांसपोर्ट में whatever you want to use it. Like if you want to use, let's say, internet, use it. And within internet, if you want to use internet lease line, use that. If you want to use broadband, use broadband, right? No one is stopping you. And if you want to use 4G LTE, use that. If you want to use MPLS, use that. You're using Metro Ethernet, use that. SD-WAN is a completely transport independent technology, right? So you can use any transport. Ab, because you can use, so you can still use MPLS. So it's not forcing customers to remove the MPLS. That's one thing. Second, कई बार जो मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो आज भी इंटरनेट को उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो दे आर स्टिल यूजिंग एमपीएलएस, एंड दे आर स्टिल यूजिंग एमपीएलएस। बस हाँ, वहां पे क्या बोल सकते हो, अब आप बोलोगे कि एसटी-वैन पिच क्यों करे फिर हम उसको, या कस्टमर क्यों एसटी-वैन पे मूव करे, तो आप बताओगे ना कि हम लोकली इंटरनेट ब्रेकआउट दे करके जो एमपीएलएस का बैंडविड्थ है वो आफ्टर ऑल वो उसको सेव करेंगे, क्योंकि आपको बैक होलिंग की जरूरत नहीं होगी और इंटरनेट डायरेक्ट दे देंगे हम, जैसे गेस्ट हो गया या फिर कुछ एप्लीकेशंस जो उनकी इंटरनेट वाली एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए बैकहोलिंग की जरूरत नहीं होगी डीसी में। दे कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड एक्सेस द इंटरनेट, राइट। वो आप उनको बोलोगे कि ये बेनिफिट उनको मिलने वाला है, और उसमें भी आप सिक्योरिटी फीचर इनेबल कराओगे, तो वो भी एक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे भी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, मैं इंडियन बैंक्स की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस हर एक ब्रांच में एक फायरवॉल होना ही चाहिए। अगर कोई भी ब्रांच, किसी भी बैंक का कोई ब्रांच बिना फायरवॉल के है तो वो नॉन कंप्लाइंट माना जाता है। तो आरबीआई के यहाँ पे रूल्स थोड़ा सा अलग है, तो भले ही वो स्मॉल बैंक्स हैं बट स्टिल दे हैव टू यूज फायरवॉल एट ईच एंड एवरी ब्रांच, ठीक है। तो ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, लाइक एमपीएलएस इंटरनेट, या फिर जो 4G LTE बताया मैंने आपको, या फिर मेट्रो इथरनेट टाइप ऑफ जो कनेक्शंस होते हैं, उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको दो तीन चीजें चाहिए होती है बस। एक, वैनेज राउटर से कंट्रोलर रीचेबल होने चाहिए, एसटी वैन में जो कंट्रोलर बनेगा आपका उसके साथ रीचेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस एक साइट से दूसरे साइट के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। अब वो आप कैसे दे रहे हो उसको, दैट डज नॉट मैटर। उसके लिए आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एमपीएलएस, यू कैन यूज 4G LTE, सो वट एवर यू वांट टू यूज, लाइक ट्रांसपोर्ट, यू कैन पिक एनी ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें, तो सोल्यूशन ओवरव्यू की कल भी बात की थी, क्यों आया सोल्यूशन, और एक रिकैप दे रहा हूं यहाँ पे, क्विक क्विक रिकैप रहेगा। पहले हम यही यूज करते थे, ऐसे ये वाला,
राइट। तो आइडियली हम क्या करते थे, दो साइट्स के बीच में एक प्राइवेट कनेक्शन होता था इन मोस्ट केसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर इज ए प्राइवेट कनेक्शन हैविंग बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps, राइट। तो 10 Mbps का बैंडविड्थ है यहाँ पे इन दोनों सीईज के बीच में, ये। बट एक सेकेंडरी में रहेगा इंटरनेट, और एक साइड टू साइड टनल बनाते थे ओवर द इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए मैनुअली, राइट। उसको एज ए सेकेंडरी यूज करेंगे या जो भी है, मतलब आप समझ रहे। प्राइमरी आपका क्या रहेगा, एमपीएलएस, बट इन केस इफ एमपीएलएस फेल्स, तो देन यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस इंटरनेट सर्किट, एंड आईपीसेक टनल रहेगा फॉर लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा कुछ रहता था। प्लस इंटरनेट अगर एक्सेस करना है तो वो आप डायरेक्टली आप दे देते थे एक्सेस, ऐसे मतलब डायरेक्ट दोगे या बैक कॉलिंग कराओगे, वो खैर कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करेगा, राइट। इसके अलावा देखोगे तो राउटर के पास अपना लोकल, हर एक राउटर पे क्या था, अपना मैनेजमेंट प्लेन, उसका अपना क्या था, कंट्रोल प्लेन, अपना लोकल हर एक राउटर का, राइट। देन उसके नीचे क्या था, डेटा प्लेन। वो सभी का अपना अपना है ना। तो हर एक राउटर का अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल प्लेन, अपना इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट प्लेन, और अपना है ये डेटा प्लेन। अब डेटा प्लेन तो चाहिए, क्योंकि डेटा तो हर साइट से ही हर साइट से ही जनरेट होगा, और हर साइट से ही ट्रैफिक को आप फॉरवर्ड कराएंगे, तो दैट डेटा प्लेन इज ओके, राइट। अगर डेटा प्लेन है यहाँ पे, हर एक राउटर का अपना डेटा प्लेन है, सो दैट इज ऑल गुड, राइट, दैट इज ओके। बट कंट्रोल प्लेन डिफरेंट होने की वजह से, मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, आपके पास 500 साइट हैं या 1000 साइट्स हैं, और आपने एमपीएलएस लिया हुआ है, और आपको प्राइमरी से, मतलब जो आपके प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट थे, उसको अब आपको स्विच ओवर कराना है। अब अगर उसको स्विच ओवर कराएंगे आप, जो पहले प्राइमरी था उसको सेकेंडरी, जो सेकेंडरी था उसको प्राइमरी, और बीजीपी चलाया हुआ है, तो आपको याद होगा, ये बताया था कल मैंने, कि हर राउटर पे जाकर के आपको बीजीपी पॉलिसी में चेंजेस करने होंगे, एंड दैट्स व्हाट वी डू। पहले किया है हमने वो, और हर एक राउटर पे, हर एक साइट राउटर पे लॉगिन करके करना होता है वो हमें। तो इट टेक्स डेज, मतलब कई दिन लग जाते हैं आपको वो कंप्लीट करने में, राइट। क्यों? क्योंकि हर एक का कंट्रोल प्लेन क्या है, अपना लोकल कंट्रोल प्लेन है, राइट। तो ये चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप आज की बात करोगे, ट्रेंड्स की बात करोगे, तो ट्रेंड्स ये हैं कि जो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो बढ़ गई है आज के टाइम में। मतलब आज आज से, मैं ये नहीं कह रहा आज जब हम यहाँ बैठे हैं तब की बात नहीं कर रहा, मतलब पिछले 4-5 सालों में या 10 सालों में आ, ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। कैसे? जो एप्लीकेशन से क्लाउड में मूव हो रही हैं, है ना, मतलब आप भी अपने जो एप्लीकेशन है उनको होस्ट करा रहे हैं क्लाउड में, उसके अलावा कुछ SaaS बेस्ड एप्लीकेशन हैं, जैसे ऑफिस 365 हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, बोक्स हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, या फिर जोहो हो गया, एंड मैनी मोर, राइट। फिर एक क्लाउड में टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, तो उसका भी काफी अब मतलब अगर अब मैंने कल कहा था ना, एक टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की थी कल, हाइब्रिड नेटवर्क, हाइब्रिड अप्रोच। तो हाइब्रिड अप्रोच में कस्टमर क्या करते हैं कि उनका डीसी ऑन प्रेम तो रहेगा, बट साथ में जो उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको वो क्लाउड में भी होस्ट करके रखेंगे। अब या तो क्लाउड वाला जो डीसी है, क्लाउड के अंदर जो डीसी बनाएंगे जहां पे एप्लीकेशन होस्ट किया हुआ है, या तो उसको प्राइमरी रखेंगे और ऑन प्रेम को सेकेंडरी, या फिर ऑन प्रेम को प्राइमरी और क्लाउड वाले को सेकेंडरी, बट कुछ तो रखना पड़ेगा उनको। कुल मिला के आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डीसी वाला, वो ऑन प्रेम भी रहता है और क्लाउड में भी रहेगा। तो वहीं पे क्या आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, उसका भी एक्सेस देना है आपको। अब क्लाउड में मैक्सिमम अगर केसेस देखोगे, आप मैक्सिमम केसेस देखोगे, तो क्लाउड में जो रिचेबिलिटी मिलती है ना आपको, वो इंटरनेट से मिलती है। वैसे डायरेक्ट कनेक्ट का भी ऑप्शन होता है AWS के अंदर, जिसमें आप MPLS टाइप ऑफ कनेक्टिविटी ले सकते हो, राइट। बट पॉइंट इज, अगर मेजॉरिटी देखोगे तो वो इंटरनेट कनेक्शन ही लेते हैं लोग क्लाउड के अंदर, राइट। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो ब्रांच साइट्स हैं, उनको डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस मिलना चाहिए, प्लस एक्सेस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो ब्रांच में है, हेडक्वार्टर्स है, कहीं भी है, उसको एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑन प्रेम डेटा सेंटर में, हो सकता है आप मल्टी क्लाउड यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, कि कुछ एप्लीकेशंस
को आपने ऑन प्रेम डेटा सेंटर में डिप्लॉय किया हुआ, एंड देयर आर सम एप्लीकेशंस डिप्लॉयड इन क्लाउड। SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस भी हो गई आपकी, और ये आपने अपना एक छोटा डीसी बिल्ड किया हुआ है जिसको आपने क्या बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। प्लस आपके पास जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो इंटरनेट भी है, MPLS भी है, 4G LTE भी है, राइट। ये ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके। और मैंने बताया आपको SD-WAN इज ए ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, तो ये तो अच्छा है ना, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए। लाइक वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, की नहीं हमें तो SD-WAN के लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए, या फिर SD-WAN के लिए हमें सिर्फ MPLS चाहिए, वैसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसकी, राइट। बट कई जगहों पे ऐसा होगा, आपको आई डोंट नो इफ यू हैव एवर इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कई जगहों पे आपका सिर्फ 4G LTE ही चल रहा होता है एज ए प्राइमरी सर्किट, क्योंकि उसी पे सबसे अच्छी बैंडविड्थ होती है, क्योंकि जो वायर्ड कनेक्शन रहेगा वहां कोई ऑफर ही नहीं कर रहा होता ज्यादा बैंडविड्थ। तो फिर प्राइमरी आपका ये 4G LTE टाइप ऑफ कनेक्शन ही बनता है, और मैंने देखा है ये, मैंने बनाया भी SD-WAN में उसको प्राइमरी, कि जो 4G कनेक्शन है या LTE कनेक्शन है, दैट शुड बी आर प्राइमरी सर्किट, या प्राइमरी मैं ट्रांसपोर्ट बोलूंगा, राइट। तो वो भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि LTE कोई यूज नहीं करता, देर आर मेनी कस्टमर्स हु आर यूजिंग LTE, और स्पेशली ये वायर्ड कनेक्शन के साथ यूज कर लेते हैं। और कुछ ऐसी जियो लोकेशंस होंगी जहाँ पे वायर्ड में आपको ज्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलेगी, 4G LTE में ज्यादा मिलेगी, तो वहां इसको प्राइमरी बनाना होता है फिर आपको, राइट। तो आफ्टर ऑल इट इज ए ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, राइट। तो आप जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं इसमें, राइट, एज ए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चैलेंजेस क्या थे पुराने, अगर ट्रेडिशनल वैन की बात करें तो चैलेंजेस क्या थे। तो अगर आप जो कल मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें वैनेज राउटर लगा के रखा था ना मैंने, DC में भी, DRDC में भी, जो हमारे ब्रांचेस थे ब्रांचेस में भी, राइट। तो कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, राइट। तो उसमें मैंने कहा था कि SD-WAN में आप सिर्फ वैनेज राउटर्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर आप कैटलिस्ट स्विचेस की बात करेंगे फॉर ब्रांचेस तो उसके लिए एक डिफरेंट डिवाइस है, DNAC जिसको हम बोलते हैं, DNA सेंटर। और DCs में जो नेक्सस स्विचेस लगाएंगे उसके लिए ACI यूज करते हैं। तो SD-WAN में मेनली आप जो आपके वैन फेसिंग राउटर्स होते हैं आप उन्हीं को मैनेज करते हैं। तो पहले जो प्रॉब्लम थी, एक तो मतलब अगर हम पहले की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट था वो नेटवर्क, डिफिकल्ट टू सिक्योर था। कर लेते थे, ऐसा नहीं था नहीं कर पाते थे। अगर IPsec टनल बनानी है तो बनाओ, आप मैनुअली बनाओ बैठ के, राइट, बट बना सकते थे। एंड पुअर यूजर एक्सपीरियंस भी था। पहले काफी चीजें थी, जैसे अभी तो ठीक है, राउटर पे जाकर के आप बता सकते हो कि फॉर ऑफिस 365 ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए, फॉर यूट्यूब यहाँ से जाना चाहिए, वहां से जाना चाहिए, बिकॉज नाउ राउटर्स हैव गॉट द एप्लीकेशन अवेयरनेस, राइट। तो आप एप्लीकेशन लेयर पे भी राउटिंग करा सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं था, लेयर 3 के बेसिस पे राउटिंग होती थी, और बड़े प्रॉब्लम्स थे जैसे कि, और खास करके क्लाउड में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी SD-WAN के पहले। क्योंकि अगर आपने AWS या Azure या किसी भी GCP वगैरह में आपने कोई लेट्स से कोई एप्लीकेशन होस्ट कराया, अपना आपका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, राइट, और उसको कनेक्ट कराना है आपको अपने जो ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ। तो आइडियली हम क्या करते थे, मतलब ट्रेडिशनली मैं बात कर रहा हूँ, कि DC से IPsec टनल बनाते थे हम सीधे AWS क्लाउड के साथ। मतलब जो AWS के अंदर आपने VPC वगैरह बना करके रखा है, तो उस VPC से और अपने ऑन प्रेम जो आपका फायरवॉल रहेगा DC के अंदर, वहां IPsec टनल बनाएंगे आप, राइट, इन मोस्ट केसेस। या फिर कुछ लोगों ने डायरेक्ट कनेक्ट भी यूज किया होगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम केसेस में मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स इंटरनेट एक्सेस यूज करेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट IPsec टनल चलेगा। तो प्रॉब्लम्स, एक तो बैकहोलिंग हो गई, पूरा का पूरा ट्रैफिक पहले DC में जाएगा, DC से फिर आपका जाएगा किधर, क्लाउड में। तो मतलब पुअर यूजर एक्सपीरियंस मिलता था ये, आई मीन इट्स नॉट
समथिंग की जो ऑब्जर्व ना किया हो हम जैसे लोगों ने, मतलब जो नेटवर्क इंजीनियर्स रहे हैं उन्होंने देखा होगा डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट प्लेसेस पे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस रहे हैं, लिमिटेड ऐप अवेयरनेस राउटर्स के पास में थी, नो क्लाउड ऐप रेडीनेस, कुछ क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, कोस्ट हायर था क्योंकि ज्यादा लोग चाहिए आपको मैनेज करने के लिए नेटवर्क, और उसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए अलग से टूल चाहिए, है ना। तो वो कॉस्ट भी ऐड होगी, और प्लस टाइम ज्यादा लगेगा ऑपरेट करने में, या टाइम ज्यादा लगेगा ट्रबल शूटिंग में, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ओवरऑल हायर हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस थे, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स थी। अभी तो ठीक है। इनसफिशिएंट बैंडविड्थ क्यों बोला है? बिकॉज मैक्सिमम केसेस में एमपीएलएस यूज करते थे ना पहले ट्रेडिशनली, तो एमपीएलएस में ज्यादा बैंडविड्थ लेते ही नहीं थे, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव, राइट, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इनसफिशिएंट बैंडविड्थ रहती थी पहले, प्रॉब्लम्स होती थी ब्रांचेस में, बैंडविड्थ ज्यादा होती ही नहीं थी। मैंने एक 2000 मैं 16 की स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, राइट, 8 साल पुरानी है। यही टाइम रहा होगा शायद, तो या फिर मैक्सिमम जून जुलाई वाला रहा होगा, जून जुलाई भी नहीं रहा होगा, यही रहा होगा, अप्रैल मई जून 2016। मैंने एक इंडिया में एक बैंक के लिए एक कुछ अ, मतलब उनका एक तो वैन माइग्रेशन होना था, और हम लोगों ने एसआरएक्स जूनिपर एसआरएक्स इंस्टॉल किया था। इंडिया इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट महाराष्ट्र की ही बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे मैंने देखा कि कस्टमर ने एमपीएलएस लिया हुआ है सभी ब्रांचेस में, दो दो एमपीएलएस है, जैसे एक रिलायंस हो गया और दूसरा ये बीएसएनएल हो गया, राइट। और एमपीएलएस बैंडविड्थ यू वुड नॉट इमेजिन कि उनका एमपीएलएस बैंडविड्थ ब्रांचेस में ऐसे भी था 1 Mbps। 1 Mbps, समझ रहे हैं? 512 kbps मैंने बैंडविड्थ देखा उनका, मतलब थी ये प्रॉब्लम्स, राइट। अब सोचिए अगर कोई ब्रांच 512 Mbps वाला, सॉरी 512 kbps वाला या 1 Mbps वाला मान लीजिए आप, राइट, 1 Mbps वाला एमपीएलएस यूज कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सेस इंटरनेट। अब सोचिए, पहले तो वो डीसी में जाएंगे अपने बैंक के डीसी में, क्योंकि सिर्फ एमपीएलएस है ब्रांच में, तो इंटरनेट था ही नहीं। फिर वहां से वो इंटरनेट पे जाएंगे, और ऊपर से ये 1 Mbps बैंडविड्थ, तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो पुअर ही रहेगा ना, राइट। तो आई हैव सीन इट पर्सनली, ठीक है। फिर एसडीएन आया, और एसडीएन में ये एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को अलग अलग कर दिया, राइट। या जिसको आप बोलोगे यहाँ पे कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन या डेटा प्लेन को अलग कर दिया। तो यहाँ पे आकर के अब हम किसकी बात करेंगे? सिस्को एसटी वैन की, क्योंकि वो सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया या आज भी उसको थोड़ा सा रिकैप कराया, देर इज अ सोल्यूशन एंड दैट्स कॉल्ड सिस्को एसटी वैन, या फिर अब इसको रीनेम करके इन्होंने क्या कर दिया, कैटलिस्ट एसटी वैन। तो नाउ दे आर कॉलिंग इट कैटलिस्ट एसटी वैन। तो कैटलिस्ट एसटी वैन की अगर आप बात करोगे या सिस्को एसटी वैन की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, राइट। ये सभी जो आपके सामने, अब बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। तो अगर आप सिस्को एसटी वैन की बात करते हैं यहाँ पे, राइट, सिस्को एसटी वैन में एक तो वी मैनेज होगा, वी बॉन्ड होगा, वी स्मार्ट होगा। अब ये सबके सब जो टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई दे रहा है ना पीपीटी में, ये सब अपडेट हो गया है नए वर्जन में। मतलब ये अब आपके ऊपर है, जैसे अगर हम ये एसटीवैन ओएस वर्जन की बात करेंगे, तो विप्टेला वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अभी जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है वो है 20.13। और अगर iOS XE की बात करेंगे तो वो है 17.13, जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है। उसमें ये टर्मिनोलॉजी को रीनेम कर दिया गया है, मतलब .12 से इन्होंने रीनेम कर दिया था। अब चाहे वो 20.12 ले लीजिए और यहाँ पे 17.12। तो 20.12 और 17.12 में इन्होंने एक तो वी मैनेज को मैनेजर कर दिया, कैटलिस्ट एसटी वैन मैनेजर, कैटलिस्ट एसटी वैन मैनेजर बोलते हैं अब इसको। और वी स्मार्ट को कैटलिस्ट एसटी वैन कंट्रोलर बोल दिया, सिर्फ एसटी वैन कंट्रोलर। और वी बॉन्ड को बोला है इन लोगों ने अब कैटलिस्ट एसटी वैन वैलिडेटर। वैलिडेटर मतलब इसको रीनेम कर दिया अब इन्होंने, क्योंकि धीरे धीरे सिस्को इज ऑल्सो लुकिंग टू लाइक रिमूव द ट्रेसेस ऑफ विप्टेला। क्यों? क्योंकि ये जो सोल्यूशन आया था सबसे पहले
विप्टेला ने इसको लॉन्च किया। मैंने फिर बताया आपको समवेयर अराउंड 2017, जितना मुझे याद है 2017 में सिस्को ने विप्टेला को एक्वायर किया, एंड दैट्स हाउ दिस विप्टेला SD-WAN बिकेम सिस्को SD-WAN, है ना। ये सिस्को SD-WAN, लेकिन इसमें अभी भी अगर आप देखोगे तो सिस्को ने कैरी फॉरवर्ड किया इसकी टर्मिनोलॉजीज को, जैसे वी बॉन्ड, वी एनालिटिक्स, वी मैनेज। वी का मतलब किससे होता है यहाँ पे, विप्टेला से होता है। बट अब सिस्को ने इसके ट्रेसिस को भी खत्म कर देना है, क्योंकि उन्होंने इस वर्जन 12 से वर्जन 12 ऑनवर्ड इसको रीनेम कर दिया। एक तो सिस्को SD-WAN की जगह इसको कैटलिस्ट SD-WAN बोलना स्टार्ट किया, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, वी मैनेज को मैनेजर बोल दिया, सिर्फ मैनेजर, SD-WAN मैनेजर, राइट। कैटलिस्ट SD-WAN मैनेजर, वी स्मार्ट को कैटलिस्ट SD-WAN कंट्रोलर, वी बॉन्ड को कैटलिस्ट SD-WAN वैलिडेटर, इस तरीके से इसको रीनेम कर दिया। और ये जो यहाँ पे वैनेज राउटर्स आते हैं ना, ये जो वैनेज राउटर्स लगाते हो आप अपने साइट्स पे, तो वो डेटा सेंटर में भी लगाएंगे, क्योंकि वैनेज राउटर तो DC में भी होंगे। और अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्लाउड में आपने कोई छोटा DC बनाया हुआ है, तो वहां पे भी वैनेज राउटर आप इंस्टॉल करेंगे। कैंपस में तो होंगे ही होंगे, फिजिकल ब्रांच होगी आपकी, ब्रांच में भी होंगे, कोलो में भी आप ये वैनेज राउटर लगा सकते हो। तो वैनेज राउटर में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप विप्टेला वाला राउटर लगा लीजिए या फिर सिस्को वाला राउटर लगा लीजिए। तो इनिशियली तो सिस्को ने भी विप्टेला राउटर को ही सेल किया इनिशियली, क्योंकि सिस्को के पास सिर्फ 2 ही सीरीज के राउटर्स थे जिन्होंने मतलब जब इनिशियल डेज थे सिस्को के SD-WAN में, तो वो टाइम पे इनका एक तो ISR 4K सीरीज थी, मतलब 1K एंड 4K, और एक था इनका ASR 1K। ठीक है, सिर्फ ये 3 अलग अलग सीरीज के प्लेटफॉर्म थे, शायद 1K भी नहीं था इनिशियली, तो सिर्फ ISR 4K था, ISR 4K एंड ASR 1K। सिर्फ ये 2 सीरीज थी यहाँ पे राउटर्स की जिन्होंने SD-WAN को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिनको आप एज ए वैनेज राउटर यूज कर सकते थे यहाँ पे। बाकी तो विप्टेला ही था सब कुछ यहाँ तक। तो विप्टेला मतलब, अब देखिए, अगर कोई भी राउटर को हमने बोला VH राउटर, ऐसे VH मतलब फ्रॉम विप्टेला, अगर मैं बोलूंगा CS तो समझ जाना कि ये दिस इज फ्रॉम सिस्को। ठीक है, तो वैनेज राउटर में अगर CS लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये सिस्को से है, और इसमें आइडियली आपको IOS XE देखने को मिलेगा, IOS XE SD-WAN विद SD-WAN कैपेबिलिटी, जो मैंने बताया ना यहाँ पे IOS XE 17.13। तो जो IOS XE ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो आपका एक तो नॉर्मल IOS XE आता है, नॉर्मल IOS XE जो कि स्टैंडअलोन मोड में रन होगा। एक दूसरा जो IOS XE होता है विद SD-WAN कैपेबिलिटी, जो कंट्रोलर मोड में रन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये राउटर्स होंगे जो एज ए वैनेज जिनको आप यूटिलाइज करने वाले हैं, उसमें SD-WAN कैपेबिलिटी वाला IOS XE होना चाहिए, राइट। अभी तो खैर एक कॉमन IOS XE इमेज निकाल दी है इन्होंने, जिसको आप स्टैंडअलोन मोड में भी रन करा सकते हो और कंट्रोलर मोड में भी रन करा सकते हो। तो अब तो वैसा हो गया है यहाँ पे। बट पॉइंट ये है, जब भी हम VH बोलेंगे, मतलब V से स्टार्ट करेंगे एज राउटर को, तो मतलब दिस इज फ्रॉम विप्टेला, और C तो मतलब सिस्को वाला एज राउटर है। अब आज के टाइम में अगर आप मुझसे पूछोगे तो सिस्को में मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म्स हैं अब SD-WAN सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट इनके रग्ड राउटर आते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल रग्ड राउटर IR सीरीज होती है, राइट। तो अब तो उन्होंने भी SD-WAN को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए SD-WAN इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप उनके एज राउटर पे वही सेम IR राउटर यूज कर सकते हो, जो रग्ड राउटर आते हैं इनके, वही यूज करोगे आप। ठीक है, उसके अलावा ये सभी कंपोनेंट्स हैं जो आप SD-WAN में पार्टिसिपेट करते हैं सिस्को SD-WAN में। तो एक देखोगे तो ये ब्रेन टाइप ऑफ बना हुआ है ना, ये ऊपर ये देखोगे तो ये ब्रेन बना हुआ है। तो ऑल टुगेदर ये सारे के सारे कंपोनेंट मिल के एक ब्रेन का काम करते हैं, एक ब्रेन यूनिट है इसकी ये, या कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं ये सब। तो सिस्को SD-WAN की बात करें तो ये बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर वाला ब्रेन यूज करता है। ये कोई मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज करता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप बाकी SD-WAN प्रोवाइडर्स की बात करोगे, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए वेलो क्लाउड का, ठीक है, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए सिल्वर पीक का, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए CloudGenix का, राइट। अब तो खैर CloudGenix इज नाउ पार्ट ऑफ Palo Alto, बट पॉइंट ये है कि आप कोई भी इस तरह के SD-WAN प्रोवाइडर का एग्जांपल ले लीजिए, उन सभी में क्या होता है, या जूनिपर भी ले लीजिए आप, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर होता है, सेंट्रलाइज्ड सिर्फ एक,
अब वही मैनेजमेंट प्लेन का काम करेगा और वही कंट्रोल प्लेन का काम करेगा। अब प्रॉब्लम उसके साथ ही आती है, एक तो वो क्लाउड में ही होस्ट कर सकते हो आप, पहली बात, ठीक है। जूनिपर वाले तो फिर भी थोड़ा अलाउ कर देते हैं कि उनका जो कंट्रोलर है वो आप ऑन प्रेम होस्टिंग कर सकते हो। बाद में कुछ चेंज किया हो बट आई स्टडीड अबाउट जूनिपर SD-WAN मे बी 4 years बैक, 5 years बैक फ्रॉम नाउ। तो 4-5 साल हो गए हैं मेरे को उस पे काम किए हुए जूनिपर SD-WAN पे, तो आई डोंट रिमेम्बर कि अब उसके बाद क्या एनहेंसमेंट आई है, उस पे फोकस भी नहीं रहता मेरा। तो तब भी वो इसलिए जरूरत पड़ गई थी बिकॉज आई नीडेड टू सपोर्ट वन ऑफ द कस्टमर ऑन जूनिपर SD-WAN, तो इसलिए थोड़ा देख लिया था उसको मैंने। तो तब क्या था कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर था सभी का, वेलो क्लाउड या फिर सिल्वर पीक। आप आज भी देखोगे तो दे हैव गॉट ए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर जो कि उनका क्लाउड में होता है और उसी को वो यूज करते हैं, राइट। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फेल होता है ना, तो आपका मैनेजमेंट प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों एक साथ गए, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की पॉसिबिलिटीज रहती हैं वेलो क्लाउड में, सिल्वर पीक में, राइट। बट सिस्को में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो वी मैनेज हो गया जो कि मैनेजमेंट प्लेन का काम करता है, वी स्मार्ट हो गया जो कि कंट्रोल प्लेन का काम करेगा यहाँ पे, राइट। ये कंट्रोल प्लेन है। उसके अलावा वी बॉन्ड है जो कि ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है, तो ये ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन वाला काम यहाँ पे होगा। तो आपने क्या किया, जो इसका ब्रेन यूनिट है ना, उसको भी उसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स रखे हैं सिस्को ने। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है कि फॉर डिफरेंट रोल्स वी हैव गॉट लाइक डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। वेनेज राउटर यहाँ पे तो वेनेज राउटर ही लगेंगे, ये तो जो साइट पे इंस्टॉल होगा वो तो राउटर ही इंस्टॉल होगा ना। बट अगर कंट्रोलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, कोई एक सिंगल कंट्रोलर नहीं है। अच्छा, मेराकी में सिंगल कंट्रोलर है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं ये अलग अलग बता रहा हूँ ना आप लोगों को, तो मेराकी में ऐसा नहीं होता। मेराकी में एक सिंगल कंट्रोलर है, वही मैनेजमेंट प्लेन है और वही कंट्रोल प्लेन है और वही ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम सिस्को SD-WAN की बात करें तो जैसे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी वी मैनेज, राइट, ये मैनेजमेंट प्लेन का काम करता है। यहाँ पे वी स्मार्ट हो गया कंट्रोल प्लेन, वी बॉन्ड हो गया ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। एक चीज ध्यान रखना, इन कंपोनेंट्स को आप क्लाउड में भी होस्ट कर सकते हो और ऑन प्रेम भी होस्ट कर सकते हो। तो व्हेन आई से कि ऑन प्रेम होस्ट कर सकते हो, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ऑन प्रेम डेटा सेंटर्स हैं आप उसमें इसको होस्ट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिस्को SD-WAN में मिल जाती है कि आप क्लाउड में भी होस्ट कर सकते हो और ऑन प्रेम भी कर सकते हो। तो जो हमारे डिफेंस वाले कस्टमर्स होते हैं सिस्को के, या फिर जो जो भी मतलब डिफेंस कस्टमर रहेगा, तो उसके लिए आसान है ना फिर सिस्को SD-WAN को यूज करना। अभी मान लीजिए आपने कहा कि ठीक है मेरा कि मैं आपको ऑफर करता हूँ बट क्लाउड पे जाना पड़ेगा। अब डिफेंस कस्टमर बोलेगा मैं तो जाऊंगा ही नहीं इंटरनेट पे, आप कैसे ऑफर कर सकते हो वो। या फिर सिल्वर पीक है, वो बोलेगा मेरा जो कंट्रोलर है वो क्लाउड में है, डिफेंस कस्टमर कभी नहीं जाएगा उसके ऊपर, राइट। तो फिर वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है ना, सिस्को SD-WAN। ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर और भी हो सकते हैं। अब मैंने जो जितना मुझे आइडिया है, वर्सा में भी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसको ऑन प्रेम डिप्लॉय कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते उसके कंट्रोल कंपोनेंट्स को। जैसे वर्सा हो गया, और भी होते हैं, जैसे नोकिया हो गया, नोकिया का भी SD-WAN आता है। अब उनका जो कंट्रोलर है वो क्लाउड में ही है या फिर ऑन प्रेम भी कर सकते हैं, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। बट पॉइंट ये है कि सिस्को में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है कि आप अपने कंट्रोल कंपोनेंट्स को ऑन प्रेम भी होस्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे हम अपने VMware ESXi के ऊपर जो हाइपरवाइजर है, हाइपरवाइजर आपको यूज करना ही होगा, या तो ESXi यूज करेंगे या KVM ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट ना वर्चुअल होते हैं। अगर आप सिस्को को बोलेंगे कि नहीं मुझे तो हार्डवेयर वी मैनेज चाहिए, सिस्को विल से सॉरी इट इज नॉट अवेलेबल, राइट। मतलब अब आपको भेज सकता है, UCS सर्वर भेज सकता है और UCS के ऊपर वी मैनेज आपसे इंस्टॉल करा सकता है, राइट। एंड सेम गोज विद वी स्मार्ट, ये भी वर्चुअल डिवाइसेस ही होती है, फिजिकल होती ही नहीं है। सर सर मिराकी फुल क्लाउड में ही इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन प्रीम में? मेरा की समझ नहीं आया, मेरा की में क्या कंट्रोलर की उसके डब्बे नहीं में? नहीं, फुल पूरा जो मिराकी का है वो तो फुल क्लाउड में ही है ना। और अपन की मिराकी क्लाउड में नहीं, हम अपन को ऑन प्रीम में ही चाहिए, तो ऑन प्रीम में ही कर सकते क्या मिराकी फिर? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मेराकी में आप किसकी बात कर रहे हैं? मेराकी के कंट्रोलर की बात कर रहे हैं? SD-WAN फुल फुल
फुल SD-WAN का मतलब मुझे समझ नहीं सर। देखिए, जो वैनेज राउटर है वो चाहे मेरा की हो, सिल्वर पीक हो या जो मर्जी हो, जो राउटर राउटर तो फिजिकली होगा ना, डेटा प्लेन। तो कोई भी SD-WAN ले लीजिए आप। बात ओके कंट्रोलर की हो रही है सिर्फ यहाँ पे। ओके ओके। सर ऑन प्रेम मतलब क्या रहता है मतलब? फिजिकल लोकेशन। फिजिकल फिजिकली। लोकेशन। हाँ। ओके ओके। हाँ। तो वी बॉन्ड, वी मैनेज एंड देन वी स्मार्ट, राइट। तो ये सभी क्या है आपके वर्चुअल कंपोनेंट। अच्छा, वी बॉन्ड हार्डवेयर रख सकते हो आप, ये हो सकता है हार्डवेयर डब्बा, ये हो सकता है, बट क्यों रखोगे जब डेटा प्लेन डिवाइसेस आए, मतलब डेटा प्लेन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो ये जो वी बॉन्ड है, ये इसके साथ ये एक एक्सेप्शन है। जब हम बोलते हैं ना कि सभी कंट्रोल कंपोनेंट्स वर्चुअल है, तो वी बॉन्ड कैन बी एन एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि जो वी बॉन्ड है ना, ये कोई डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट डब्बा नहीं होता, ये एक वैनेज राउटर ही होता है। जो वी बॉन्ड होता है ना, ये एक वैनेज ही होता है। एक वैनेज को ही हमें एज ए वी बॉन्ड सेटअप करना होता है। तो एक वैनेज राउटर को ही उठा करके आप ऐसे वी बॉन्ड यूज करेंगे। अब जो वैनेज राउटर हैं, ये जो ये लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। तो सिस्को में जब आप वैनेज राउटर्स की बात करेंगे, तो ये वर्चुअल भी आते हैं और फिजिकल भी आते हैं। एंड देयरफॉर जो वी बॉन्ड होगा वो वर्चुअल भी होगा और फिजिकल भी हो सकता है। सर सर एक क्वेश्चन, ये जो वी बॉन्ड है ये फिजिकल भी आता है, वर्चुअल आता है, जी। और ये नॉर्मली हम इसको फिजिकल बॉक्स लगाते हैं या वर्चुअल लगाते हैं? क्योंकि ये तो डाटा सेंटर में रहेगा, तो फिर अगर डीसी में ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट रखोगे ना आप इसकी वी बॉन्ड की, तो फिर हाँ, कई बार मैंने देखा है लोग फिजिकल यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट करना नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन। जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्चुअल से अच्छा काम चलता है, बड़ी अच्छे से काम करता है ये, राइट। बट ठीक है, अगर सिस्को को पिच करना है तो वो कई बार आके बोल देंगे कि वी बॉन्ड के लिए भी आप हार्डवेयर ले लीजिए, राइट। बट जरूरत नहीं होती है, आप वर्चुअल डिप्लॉय कर सकते हो। बट अगर आप क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे तो फिर तो कोई भी हार्डवेयर लगा ही नहीं सकते ना वहां पे, तो आप ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, राइट। वी अ, बॉन्ड आप हार्डवेयर लगा ही नहीं सकते आप क्लाउड में। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन है, ये जो वी है जब बोल रहे हो, इसको वर्चुअल फिजिकल कुछ भी लगा सकते हैं? जो फिजिकल तो मैनेज राउटर वो तो ब्रांच में लगेगा ना सर। हाँ हाँ, नहीं ये आप बोले ना कि इसमें वर्चुअल और फिजिकल दोनों हाँ। मतलब लग सकते हैं। हाँ, ब्रांच में जो वेनेज राउटर फिजिकल, लगेगा वो फिजिकल डब्बा भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है। वही सर, वही पूछ रहा हूँ कि फिजिकल तो समझ में आता है, नॉर्मली हम लोग एसी वैन पर काम किए हैं, डिवाइसेस पर। हम्म। वर्चुअल कैसे यूज करेंगे? आप ESXi है आपके पास में, अगर वहां तो ESXi पे जाइए और वर्चुअल राउटर इंस्टॉल कर दीजिए, यूज इट। केबलिंग? VMware। केबलिंग तो सर्वर में लगाएंगे ना आप। वहां कोई हवा में थोड़े ना जाएगा ट्रैफिक। केबलिंग सर्वर के थ्रू कनेक्शन दोगे ना आप, नहीं नहीं, वही अगर सर्वर वैन को स्विच से। वैन वैन इंटरफेस आएगा तो तो वो भी उस पे लगाएंगे स्विच पे। भाई आपने एक स्विच रखा, ठीक है आपका सर। वैन आया, सर उसके समझ लिए में आ एक गया, विलेन बना दिया, सर उसको समझ में आ सर्वर के गया। एक पोर्ट पे ले गए, दूसरा निकाला उसको दूसरे विलेन में डालिए, लेन करेक्ट कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। तो और सर वी मैनेज पूरा के पूरा क्लाउड पे ही रहेगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। हम्म, ये ऑन प्रेम और क्लाउड दोनों में हो सकता है, बट ये सिर्फ वर्चुअल रहेगा। ओके। आपका मन करे तो इसको ऑन प्रेम भी रख सकते हो, आपका मन करे तो क्लाउड में भी डिप्लॉय कर सकते हो। हम जो करेंगे यहाँ पे इस लैब में, जो हमारी लैब होगी, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑन प्रेम वाला लैब परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, क्लाउड वाला नहीं होगा हमारे यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये वी बॉन्ड ISR 4K हो सकता है क्या? हार्डवेयर आज PH के राउटर समय मतलब? में जितने भी राउटर आते हैं सिस्को के, मैक्सिमम मतलब मैं बोलूंगा 95% राउटर सपोर्ट करते हैं SD-WAN। ठीक है, तो SD-WAN सपोर्ट करते हैं, बट अब टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। अब SD-WAN मतलब वैनेज राउटर तो आप ये VSCS या आप बना लीजिए, राइट। पर जो वीबॉन्ड है ना, इस पे आपको विप्टेला OS रन करना होता है। अभी क्या रन हाँ, करना होता है आपको? विप्टेला OS। अगर आपको वीबॉन्ड बनाना है, ये आप iOS XE के साथ वीबॉन्ड बना नहीं सकते। तो अब आपको अगर आपको सिस्को राउटर पिक करना है ना, तो एक ऐसा सिस्को राउटर पिक करना होगा जिसमें आप विप्टेला OS इंस्टॉल कर सकते हो। और वो सभी राउटर्स नहीं है ऐसे।
मतलब सिस्को के सभी राउटर्स के ऊपर आप विप्टेला ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते अभी तक, जितना मुझे नॉलेज है। वो ISR 1K में ही सीरीज है, 1100 एक सीरीज आती है, उसमें ही इन्होंने विप्टेला ओएस इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया है आपको, राइट। तो बाकी आप जैसे आपने पूछा 4K या फिर ASR 1K या फिर जो कैटलिस्ट और जो सीरीज आई हैं, क्या उसको यूज कर सकते हैं एज ए वी बॉन्ड? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। Okay. And second question, does any of this controller need internet connection mandatory? मैंडेटरी कुछ भी नहीं होता कहीं पे सर, ठीक है। अब सवाल ये है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, राइट। हम्म, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या इंटरनेट मैंडेटरी होगा एज ए ट्रांसपोर्ट? मत करो यूज, नहीं किसने कहा? नहीं, मैं ये कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ कि वी मैनेज या मैं वी कंट्रोलर बॉन्ड। की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। या आपने ऑन प्रेम डिप्लॉय किया, हम्म ये सारे के सारे वी मैनेज वी हम्म स्मार्ट, MPLS से कनेक्टिविटी दे दी आपने ब्रांचेस को, मत करो यूज इंटरनेट, सिंपल। बट अब देन अगर आप चाहते हो, हाँ या अब अगर आप चाहते हो कि आपका एक ब्रांच इंटरनेट के पीछे है और उसको कंट्रोल कनेक्शन बनाना है कंट्रोलर के साथ ओवर द इंटरनेट, तो फिर तो कंट्रोलर को इंटरनेट देना ही पड़ेगा ना सर। या तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप ये बोलोगे कि कंट्रोलर को इंटरनेट देना है या नहीं देना है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आपने क्लाउड में होस्ट किया, तो क्लाउड में तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेट दोगे ही ना, तभी तो ये रीचेबिलिटी होगी कंट्रोलर के साथ। अब दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, डायरेक्ट कनेक्ट भी लगा सकते हो आप क्लाउड में, बट वो आइडियली लोग यूज करते नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते उसको। और सर ये आपने मतलब यहाँ पे टोपोलॉजी में दिख रहा है एपीआई थर्ड पार्टी ऑटोमेशन, मतलब वो क्या एप्लीकेशन बेस ये है? देखेंगे, उसकी भी बात करेंगे। हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो ये पूरा कंट्रोल सेक्शन, इसकी कंट्रोल यूनिट है ऊपर, राइट। तो मैंने कहा कि आपका कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट प्लेन को ऑफलोड कर दिया, राइट, क्योंकि मैनेजमेंट प्लेन भी सेंट्रलाइज आ गया अब आपका, और ये कंट्रोल प्लेन भी सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या मिला? पहले क्या था, हर राउटर के ऊपर अपना मैनेजमेंट प्लेन, अपना कंट्रोल प्लेन, अपना मैनेजमेंट प्लेन, अपना कंट्रोल प्लेन, बट अब तो ऑफलोड करके आपने सेंट्रलाइज कर दिया ना उसको। अब मान लीजिए मैनेजमेंट प्लेन यहाँ पे आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी, तो यहीं से बैठ के कर दोगे ना सभी के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट प्लेन आपका सेंट्रलाइज्ड हो गया, राइट। तो यू कैन पुश एनी कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे मैंने कहा था कि NTP सर्वर का IP चेंज हुआ, वो अपडेट करना है आपको, या फिर AAA सर्वर का IP चेंज हुआ है, वो अपडेट करना है, या फिर syslog सर्वर, या फिर SNMP, या वट एवर, राइट। तो आप यहाँ से बैठे बैठे पूरा कॉन्फ़िगरेशन पुश कर पाएंगे ना सभी डिवाइसेस पे इजीली, राइट। दैट्स वन थिंग। सेकंड, वी मैनेज एक मॉनिटरिंग टूल की तरह भी काम करता है, मतलब ये मॉनिटरिंग भी करेगा। तो अब आपको थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी मैनेज इज ऑलरेडी मॉनिटरिंग योर नेटवर्क। उसको पता है कि कहाँ पे कौन सा इंटरफेस डाउन हुआ है, या फिर वैनेज राउटर रीचेबल है नहीं है, वो पूरा मॉनिटर करता है, तो उसकी भी जरूरत नहीं होगी अब आपको। तो वो सब ये वी मैनेज के ऊपर आ गई वो सारी फंक्शनैलिटी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है ना यहाँ पे, इम्पोर्टेंट तो सारे ही है खैर, बट पॉइंट ये जो आप पूरा ओवरऑल अपने नेटवर्क को मॉनिटर करते हो, या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या ट्रबल शूटिंग करेंगे, वो सब वी मैनेज से ही करते हैं। तो वी मैनेज का आप GUI एक्सेस लेकर के रखते हैं, ठीक है। तो GUI एक्सेस लोगे वी मैनेज का, और वहीं से आप सब कुछ परफॉर्म करोगे। तो अभी मैं आपको इंडिविजुअली सभी कंट्रोल कंपोनेंट्स को डिस्कस करूंगा, अब आगे वही करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। कि I'm gonna discuss each and every individual component। तो मेनली आप जो काम करोगे इस पूरे SD-WAN में, एक बार जब पूरा ऑनबोर्डिंग हो जाएगी ना ये मैनेज राउटर्स या कंट्रोलर्स की, तो उसके बाद सिर्फ वी मैनेज पे बैठ के ही आप ये पूरा काम करने वाले हैं। चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रबल शूटिंग है, चाहे कॉन्फ़िगरेशन पुश कराना है, सब यहीं से। अच्छा, कंट्रोल प्लेन वी स्मार्ट है, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन हो गया। पहले क्या था, मैंने बताया था आपको कि अगर आपको पॉलिसी बनानी है कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, तो सभी पे जा करके आपको लोकली चेंजेस करने होंगे। बट अब आपके पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्लेन है, तो यू गो टू योर कंट्रोल प्लेन, मेक द पॉलिसी ऑन कंट्रोल प्लेन, और यहाँ से सभी पे पुश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको हर एक पे जाकर के चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो आपके पास कंट्रोल प्लेन भी क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखोगे जो थर्ड पार्टी API जो आप रीड कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वी मैनेज के आगे लगा हुआ है, राइट, सिर्फ वी मैनेज के आगे है यहाँ पे, करेक्ट। इसका मतलब जो API वाला सपोर्ट है वो सिर्फ वी मैनेज के लिए रहेगा। अब इसका यूज क्या होता है,
देखिए जो एपीआई सपोर्ट रखा है इन्होंने वी मैनेज पे, वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए रखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास सर्विस नाउ है, सर्विस नाउ को आपको इंटीग्रेट करना है वी मैनेज के साथ, तो दैट यू कैन परफॉर्म, राइट, यू कैन परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन बिटवीन वी मैनेज एंड सर्विस नाउ। तो सर्विस नाउ मान लीजिए आप इसको एज ए टिकेटिंग टूल यूज करना चाहते हैं, राइट, और आप चाहते हो कि अगर कोई भी डिवाइस के ऊपर कोई इंटरफेस डाउन होता है या वापस से वो अप आता है, डाउन होता है, तो एक सर्विस नाउ में जा करके एक टिकट रेस करके उसको किसी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को असाइन कर दीजिए, मतलब एक टीम को असाइन कर दीजिए, राइट। तो वो कर देगा सर्विस नाउ, जो इंटीग्रेशन होगा वो रेस्ट एपीआई के थ्रू होगा वी मैनेज के साथ। और यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कोई इवेंट आता है वी मैनेज के पास, क्योंकि जो मैनेज राउटर्स हैं वो अपना जो टेलीमेट्री डेटा होता है वो एक्सपोर्ट करेंगे वी मैनेज को, तो यहाँ पे अगर कुछ भी डाउन होगा तो वो वी मैनेज को बताएगा। वी मैनेज को कौन मॉनिटर कर रहा है यहाँ पे, सर्विस नाउ बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। तो जैसे ही यहाँ पे कोई इवेंट आएगा कि इंटरफेस डाउन हो गया, तो सर्विस नाउ विल गो अहेड एंड विल क्रिएट दिस टिकट ऑटोमेटिकली। वो इंटरफेस अगर वापस से अप आ जाता है तो फिर ये सर्विस नाउ उस टिकट को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देगा कि अभी ये इंटरफेस वापस अप आ गया है, राइट। तो ये जो इस तरह का आपका इंटीग्रेशन होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ में, तो वहां पे क्या यूज होगा, रेस्ट एपीआई, एंड रेस्ट एपीआईज आर सपोर्टेड बाय वी मैनेज। आया समझ में? यही सवाल था शायद आपका। यस। हम्म, तो अब सर अगर बोलिए। सारे कंट्रोलर्स सिंगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम एक्सेस कर सकते हैं या ईच एंड इंडिविजुअल कंट्रोलर्स के लिए क्लाउड होता है? नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आप मल्टी क्लाउड में डिप्लॉय करना चाहते हो, सिंगल क्लाउड में डिप्लॉय करना चाहते हो, हाइब्रिड रखना चाहते हो कि कुछ कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑन प्रेम कुछ क्लाउड, है ना। तो ये तो आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हो। कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए उन कंट्रोल कंपोनेंट्स को आपस में, सो दैट दे कैन टॉक टू ईच अदर। बाकी तो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, मतलब पॉसिबल हाँ, है। 100% रीचेबिलिटी आप दो, बाकी आपको जहाँ जो कंपोनेंट रखना है रखिए। ओके। ठीक है। तो वैनेज राउटर मैंने बताया अभी आपको फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, और जो मैनेजमेंट है आपका ऑन प्रेम भी हो सकता है और क्लाउड में भी हो सकता है। जीरो टच प्रोविजनिंग सपोर्ट करेगा। जीरो टच प्रोविजनिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है, बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक ब्रांच आपको ऑनबोर्ड करनी है, तो ब्रांच में जब आप राउटर शिफ्ट करेंगे ना, तो सिर्फ आपको एक ही हेल्प लगेगी वहां पे कि कोई फील्ड इंजीनियर जाए, उसको रैक इंस्टॉल कर दे और केबलिंग कर दे, बस। और कुछ नहीं करना। केबल कनेक्ट करेगा, जहां पे इंटरनेट है वहां पे इंटरनेट, मतलब जो आपका इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस होगा, वैन इंटरफेस, वहां पे इंटरनेट कनेक्ट, इंटरनेट वाला केबल कनेक्ट कर दे, वो लेन साइड में लेन वाला केबल कनेक्ट करते, बस। और कुछ नहीं, कोई कंसोल नहीं लेना है, कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोलर से जो आपका वी मैनेज होगा, वहां से ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पुश हो जाएगी ओवर द इंटरनेट। ठीक है। तो यहाँ पे जीटीपी आप चला सकते हो, बट इसके काम करने के लिए कुछ प्रीरिक्विसाइट्स होती हैं। ये जरूरी नहीं होता हर एक कस्टमर जीरो टच प्रोविजनिंग यूज करे या जीटीपी को यूज करे। ऐसा नहीं होता कि हर एक कस्टमर उसको यूज करेगा, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रीरिक्विसाइट्स रहेंगी। वो क्या रहेंगी वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। बट यस, इन सिस्को योर वैनेज राउटर्स विल सपोर्ट जीरो टच प्रोविजनिंग। जीरो टच प्रोविजनिंग का मीनिंग यही होता है कि राउटर को ऑनबोर्ड करना था और आपने उसको टच नहीं किया, कभी आपने कंसोल एक्सेस नहीं लिया, कुछ नहीं, बस आपने रैक एंड स्टैक करा के पावर ऑन किया और केबलिंग करा दी, बस, दैट्स इट। ठीक है। अब सर जी, ऑनबोर्ड करते समय तो ठीक है, एफई वहाँ पे लगेगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे अगर एमपीएलएस और एलटीई कनेक्शन है जी, और दोनों भी डाउन जाते हैं, तो हम कंट्रोलर से कुछ नहीं कर पाएंगे ना फिर। तो वो वैसे भी करके ही क्या कर लेंगे हम फिर, अगर दोनों मैन कनेक्शन डाउन पड़े हैं तो अगर आपको ऑन फील्ड भी भेजना है किसी को तो क्या ही करोगे, अगर दोनों डाउन है तो वो कुछ भी करा लो आप, वो दोनों डाउन ही रहेंगे फिर तो, राइट। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड डेटा फॉर स्केलिंग, तो वही तो हुआ यहाँ पे कि सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लेन, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, तो किया आपने, ठीक है। एंड चॉइस ऑफ टोपोलॉजी सिस्को एसटी-वैन में आपके पास बड़ा आसान सा फीचर है ये, कि आप इसमें अपनी टोपोलॉजी को चॉइस, मतलब ऑप्ट कर सकते हो। जैसे जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है सिस्को एसटी-वैन का, वो तो फुल मैश रहने वाला है, राइट, कि सभी साइट्स आपस में टनल बना लेती हैं, राइट। बट अगर आपको चाहिए कि
आपको चेंज करना है टोपोलॉजी को, लाइक हब एंड स्पोक में जाना है, पार्शियल मैश में जाना है फुल मैश से, तो आप कर सकते हो। एंड इट इज वेरी सिंपल, लाइक पॉइंट एंड क्लिक पे काम करता है ये। आप इजीली जा करके अपनी टोपोलॉजी को मॉडिफाई कर सकते हो। फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी विद एनी वैन टेक्नोलॉजी बताया था आपको मैंने, 4G LTE है ना आजकल, क्योंकि स्टर्लिंग काफी चलता है यूएस में, अब तो खैर शायद हो सकता है इंडिया में भी आ जाए स्टर्लिंग, तो फिर आसान हो जाता है ना आपके लिए कि कहीं भी आप वो इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप MPLS लगाओ हर जगह पे। कई बार ऐसा होता है जियो लोकेशन के बेसिस पे कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सिर्फ MPLS रहेगा, या कई जगहों पे उल्टा भी रहता है। खैर, कुल मिला के बात यह है कि इट इज ए वैन इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी। आप कोई भी वैन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। एसटी वैन डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी टाइप ऑफ वैन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपका जो मन करे आप वो यूज कर सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी हो आप उसको यूज कर सकते हो। सिक्योर सेगमेंटेशन ये सपोर्ट करेगा सिस्को एसटी वैन बाय द हेल्प ऑफ VPN, या VPN को VRF भी बोलते हैं। विप्टेला में VPN बोलते हैं, बता देता हूँ। जो विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे VPN बोला जाता है, iOS XE के अंदर हम उसको VRF बोलते हैं, बट मीनिंग सेम है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि आप डिफरेंट VRFs क्रिएट कर सकते हो फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट कस्टमर्स, ऐसे आप बोल सकते हो। लाइक इफ यू आर MSP, मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे एयरटेल हो गया। एयरटेल अब अपने कस्टमर्स को क्या देता है? मैनेज्ड SD-WAN कनेक्टिविटी देता है। मैनेज्ड SD-WAN कनेक्टिविटी देगा तो फिर अब ऐसा नहीं होता ना कि वो हर एक के लिए अलग अलग चीजों को मेंटेन करके रखे, लाइक कंट्रोल कंपोनेंट सभी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव सोल्यूशन बन सकता है जो स्मॉलर कस्टमर्स हैं स्पेशली उनके लिए। तो फिर VRF की हेल्प से आप उनके राउट्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हो या सेगमेंटेशन कर सकते हो। और एंटरप्राइज नेटवर्क में भी काफी यूसेस आएगा इसका। कल दिया था मैंने आपको एग्जांपल कि एंटरप्राइज नेटवर्क में जैसे मान लीजिए आपके पास एक गेस्ट नेटवर्क है, कॉर्पोरेट नेटवर्क है, और तीसरा आपका कोई कंप्लाइंट नेटवर्क है। वो HIPAA कंप्लाइंट हो सकता है, PCI कंप्लाइंट हो सकता है। तो वो अलग अलग नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें एक तो आपकी सेगमेंटेशन हो जाएगी कि इफ देयर वाज ए अटैक हैपेंड इन गेस्ट एनवायरनमेंट, तो कम से कम आपका जो कंप्लाइंट नेटवर्क है या कॉर्पोरेट नेटवर्क है वो बचा रहेगा, या फिर कॉर्पोरेट नेटवर्क में अटैक हुआ तो बाकी नेटवर्क्स बचे रहेंगे। और ये एंड टू एंड सेगमेंटेशन सपोर्ट करेगा। लाइक बाय डिफॉल्ट एक VRF से दूसरे VRF में ना तो राउट जाते हैं और ना ही डेटा जाएगा। राउट नहीं जाएंगे तो डेटा भी नहीं जाएगा, करेक्ट। बट अगर आप चाहो तो राउट लीकिंग करा सकते हो। ऐसा नहीं कि राउट लीकिंग सपोर्टेड नहीं रहेगी, राउट लीकिंग इज सपोर्टेड देयर, राइट। तो हम देखेंगे भी SD-WAN में, मैं ये टॉपिक आपको कवर कराऊंगा कि हाउ टू इनेबल या हाउ टू कॉन्फ़िगर राउट लीकिंग एंड हाउ टू इनेबल कनेक्टिविटी और राउटिंग बिटवीन द डिफरेंट VRFs, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पे, और ये लैब है हमारी। कंप्लीट विजिबिलिटी फ्रॉम सिंगल पेन ऑफ ग्लास, तो आप vManage से, मैंने बताया ना, फुल विजिबिलिटी होती है पूरे नेटवर्क की। आपको कहाँ से? vManage से। तो आपको ये पास जो पहले होते थे ना थर्ड पार्टी टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स वगैरह, वो सब जरूरत नहीं है। vManage कैन परफॉर्म द मॉनिटरिंग, राइट, और इट डज। क्रिटिकल ट्रैफिक रीडायरेक्शन विद एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, तो होता है कई बार जैसे आपके पास MPLS कनेक्शन भी है ब्रांच में और इंटरनेट भी है। अब जो आपका डिले सेंसिटिव डेटा है, राइट, जैसे वॉइस ओवर IP वाला ट्रैफिक हो गया, या जो रियल टाइम ट्रैफिक है, आपने सोचा वो रियल टाइम ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए? MPLS से। तो यस, इट सपोर्ट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। आप देख सकते हो एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग ये सपोर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग आप करा सकते हो। उसके अलावा एक डेटा एंड कंट्रोल प्लेन सिक्योरिटी, राइट। तो डेटा प्लेन कनेक्शन जो बनता है ब्रांच से ब्रांच, वो भी सिक्योर कनेक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ IPsec। इनफैक्ट आपके जो कंट्रोल कनेक्शंस बनेंगे, कंट्रोल प्लेन का जो कनेक्शन बनेगा, मतलब आपके वैनेज राउटर से vSmart के बीच में जो कनेक्शन बनेगा, वो भी एक DTLS या TLS टनल होती है। वैसे बाय डिफॉल्ट DTLS बनाता है, बट यू कैन ऑल्सो यूज TLS, ऑप्शन होता है आपके पास। मतलब जो वैनेज राउटर है, वैनेज राउटर vSmart से कंट्रोल प्लेन से भी तो बात करेगा ना, वहां पे भी तो कनेक्शन बना के रखता है। तो आइडियली यहाँ पे या तो बाय डिफॉल्ट DTLS यूज करता है ये, बट आप यहाँ पे TLS भी यूज कर सकते हो। तो जितने भी ये कंट्रोल कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्शन बनेंगे यहाँ पे, जैसे आपने देखा पीछे एक टोपोलॉजी जो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ये कंट्रोल कंपोनेंट्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं, उसके अलावा जो वैनेज राउटर है वो भी कंट्रोलर्स के साथ कनेक्शन बनाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज करनी होगी ना। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने से पहले कंट्रोलर्स के साथ में जो कंट्रोल कनेक्शन बनेगा वो या तो DTLS होता है या फिर TLS होता है। बाय डिफॉल्ट DTLS होता है। और ये एक सिक्योर
कनेक्शन होता है। आपने सुना होगा पहले भी, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि आपने टीएलएस या डीटीएलएस को सुना है। टीएलएस और डीटीएलएस का जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ टीसीपी और यूडीपी का, दोनों सिक्योर ही होते हैं, बट जो मेजर डिफरेंस है कि डीटीएलएस यूडीपी यूज करता है और टीएलएस टीसीपी यूज करेगा। बाकी दोनों में आपका डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज होगा फॉर ऑथेंटिकेशन एज वेल एज टू नेगोशिएट, यू नो लाइक। अब वहाँ पे आप दो अलग अलग चीजें होती हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए अलग मेथड यूज होता है और बल्क डेटा इंक्रिप्शन के लिए एक अलग मेथड यूज रहेगा। कुल मिला के डीटीएलएस टनल यहाँ पे बनेगा जो कि एक सिक्योर टनल रहेगा, और उसके अंदर, उस टनल के अंदर फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी आपके कंट्रोल कंपोनेंट्स और वैनेज राउटर्स के बीच में या बिटवीन कंट्रोल कंपोनेंट्स। उसके अलावा एक साइट से दूसरे साइट के बीच में जो कनेक्शन बनेगा, मान लीजिए ब्रांच से कैंपस, तो ये तो आईपीसेक टनल बनने वाला है ना यहाँ पे, ये आईपीसेक टनल। तो डेटा प्लेन में आईपीसेक टनल और कंट्रोलर्स के साथ में टीएलएस या डीटीएलएस कनेक्शन यहाँ पे बनेगा जो कि एक सिक्योर कनेक्शन रहेगा।